तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट लेवल मार्शल आर्टिस्ट के एपिसोड 1 के साथ हाजिर हूं। तो हर बार की तरह मैं आपको पहले से बता देता हूं। हो सकता है कि किसी और चैनल ने भी इस सीरीज को एक्सप्लेन किया हो। अगर आपने पहले से देखा हुआ है तो आप लोग रेस्ट करें, और जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ तो वो लोग इस सीरीज को मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो हमारी फर्स्ट एपिसोड का स्टार्ट एक बहुत ही बुरी एंडिंग से होता है, जहाँ पर हमारे हीरो को दिखाया जाता है हमारे हीरो का कजन हमारे हीरो को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा होता है, क्योंकि हमारा हीरो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसकी कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा लो है, जबकि उसका कजन उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हमारे हीरो का नाम लिन फेंग है। वो उसे काफी ज्यादा पीटता है, जिससे वो जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। उसका कजिन उसे कहता है अब तुम बहुत ही जल्दी अपने बनाने वाले से मिलने वाले हो, और साथ ही वो अपनी पाम टेक्निक के साथ उसके मुंह पर हाथ रखता है और उसे ग्राउंड के अंदर दंसा देता है। और उसके कजन के इसी अटैक के साथ ही वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। तो लिन फेंग के कजन का नाम लिन हैंग होता है। लिन हैंग वहाँ पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है अब जबकि मैंने इस कचरे को रास्ते से हटा दिया है तो मैं लिन हैंग अब अपनी फैमिली का यंग मास्टर बनूंगा और अगला लीडर भी मैं ही बनूंगा। तो इसी स्टोरी के साथ ही हमें जहाँ पर मार्शल आर्ट्स दुनिया के बारे में बताया जाता है कि उस वक्त की मार्शल आर्ट्स की दुनिया में आपके पास मार्शल आर्ट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसके पास मार्शल आर्ट्स होगी वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कमजोर के ऊपर राज करता है। तो उस वक्त में वहाँ पर मार्शल आर्ट्स की बहुत ज्यादा अहमियत थी। अगर आप कल्टीवेट करने के बाद अपनी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं तो आपके सामने पत्थर की बनी हुई दीवारें भी टिक नहीं पाएंगी। तो भी मार्शल आर्ट्स की विल को मास्टर कर लेता है। स्पेशली डार्क स्पिरिट मार्शल आर्ट्स को रिवर्स और माउंटेन्स उसके सामने झुकते हैं। यहीं पर हमें 4 टाइप की मार्शल आर्ट स्पिरिट्स के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले नेचर टाइप की मार्शल आर्ट स्पिरिट आती है, जिसके अंदर आपकी फायर, वुड, आइस और वाटर आ जाती है। उसके बाद मार्शल आर्ट्स ऑफ वेपन आती है, जिसके अंदर आपके वेपन्स आ जाते हैं, यानी आपकी तलवारें हो गई या फिर भाले हो गए। फिर पावर की मार्शल आर्ट स्पिरिट आती है, जो कि बीस्ट के पास होती है। अगर ये वाली मार्शल आर्ट्स आपके पास होगी तो आप एक बीस्ट जैसी स्ट्रेंथ रख सकते हैं। सबसे लास्ट पर यूनिक टाइप की मार्शल आर्ट स्पिरिट आती है, इस दुनिया में बहुत ही कम लोगों के पास होती है। तो यहीं से हमारे हीरो के बारे में बताया जाता है। हमारा हीरो कहता है मेरा नाम लिन फेंग है और इस वक्त मैं अपने मॉडर्न दौर के चाइना में एक स्टूडेंट हूँ, कॉलेज स्टूडेंट हूँ। लेकिन सड़क पार करते हुए अचानक गाड़ी के नीचे आने के बाद वहाँ पर मेरी मौत हो गई थी, और मेरे मरने के बाद मेरी सोल को मिस्टीरियसली यहाँ पर पास्ट की इस दुनिया के अंदर एक लड़के की बॉडी के अंदर डाल दिया गया है, जिसका नाम भी लिन फेंग है। ऐसे लगता है कि जैसे ये मेरा बरसों पुराना कोई जन्म है, जिसके अंदर दोबारा से मुझे जिंदा किया गया है। जिस लिन फेंग की बॉडी के अंदर मेरी सोल को ट्रांसफर किया गया है वो एक बहुत ही वीक सा लड़का है। तभी लोग उसे बहुत ज्यादा बेकार और कचरा समझते हैं। यहाँ पर कहानी कुछ ऐसी है। कहानी की शुरुआत में जिस लिन फेंग को उसके कजन ने मार दिया था, उस लिन फेंग की बॉडी के अंदर एक मॉडर्न वर्ल्ड का लिन फेंग आ जाता है। उसकी सोल उसकी बॉडी के अंदर आके दोबारा रीइंकार्नेट होती है। वो मॉडर्न वर्ल्ड का लिन फेंग यहाँ पर इस लिन फेंग की आइडेंटिटी लेने के बाद यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाएगा और वही इस कहानी का हीरो बनेगा। नेक्स्ट सीन हमारा लिन फेंग के घर का दिखाया जाता है। लिन फेंग वहाँ पर कजन से मार खाने के बाद कोमा में चला जाता है। कुछ लोग उसे उठाकर उसके घर ले आते हैं। लिन फेंग की आंख खुलती है तो वो अपने बिस्तर पर होता है। वो सामने की तरफ देखता है और कहता है मेरा घर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखता, ये मैं कौन सी जगह पर आ गया हूँ। साथ ही उसे याद आता है कि मैं तो एक गाड़ी के नीचे आ गया था, मैं तो वहाँ पर मर गया था, फिर मैं यहाँ पर इस जगह पर कैसे हूँ। उसी वक्त उसे याद आता है हो सकता है कि मैं यहाँ पर इस बॉडी के अंदर रीइंकार्नेट हुआ हूँ। फिर थोड़ी देर में उसे इस सारी बात की समझ आ जाती है, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है। वो लिन फेंग की बॉडी को देखकर कहता है इसकी मेमोरीज के मुताबिक ये लड़का एक बहुत ही बेकार और कमजोर सा लड़का है, यानी कि इस दुनिया के लोगों के लिए ये कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन अब जबकि मेरी सोल इसकी बॉडी के अंदर है तो मुझे लगता है कि इस लड़के की किस्मत चमकने वाली है। लिन फेंग अपनी बॉडी से कहता है पिछली बार तो तुम अपने कजन से मार खाने के बाद वहाँ पर मर गए थे, लेकिन इस बार अब जबकि मैं तुम्हारी जगह पर हूँ मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारी बॉडी का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगा, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ पावर ही तुम्हें बचा सकती है। अगर तुम स्ट्रॉन्ग हो तो सभी लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। तुम्हारे पास पावर होनी चाहिए। इसके पास पावर है, वो दुनिया पर राज कर सकता है। साथ ही वो अपनी बॉडी के अंदर से अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज कर रहा होता है। लिन फेंग कहता है इस दुनिया में मुझे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा और मार्शल आर्ट्स की मार्शल स्पिरिट को बहुत ज्यादा इंक्रीज करना होगा ताकि मेरा लेवल अप हो सके। लिन फेंग कहता है यहाँ पर हमारे पास सिर्फ मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स और साथ में स्पिरिचुअल पावर का होना काफी नहीं है, बल्कि हमारा हौसला और हमारी विल पावर ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि पुराने वाले लिन फेंग के पास बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन अब जबकि इसकी बॉडी के अंदर मैं हूँ तो अब ये भी बहुत ही जल्दी बदल जाएगा। दुनिया को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिन फेंग दिखाई देगा। तो इस लड़के की मेमोरीज है, और दूसरा मैं जिस मॉडर्न दुनिया से आया हूँ वो दुनिया भी सारी की मेमोरीज भी मेरे पास है। मैं दोनों की नॉलेज को यूज करते हुए यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट्स की कल्टीवेशन को बढ़ा सकता हूँ। तो लिन फेंग उठकर खड़ा हो जाता है तो उसकी बॉडी के अंदर से आने वाले लिन फेंग की मार्शल स्पिरिट बाहर निकलती है। लिन फेंग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये क्या, मेरी बॉडी के अंदर से मार्शल स्पिरिट बाहर निकल रही है। साथ ही वो कहता है नहीं, ये मेरी बॉडी से निकल नहीं रही बल्कि मेरी बॉडी के अंदर ऐड हो रही है।
ये पुराने लिन फेंग की मार्शल स्पिरिट है। लगता है कि मेरी सोल इसकी बॉडी के साथ मर्ज कर रही है और इसकी बॉडी के अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो मुझे अपने ओनर के तौर पर एक्सेप्ट कर रही है। फिर साथ ही हमारे लिन फेंग की बॉडी के अंदर से उसकी अपनी स्पिरिट पावर रिलीज होती है जो कि डार्क स्पिरिट होती है कि पूरी बॉडी वहाँ पर डार्क कलर के ऑरा से कवर हो जाती है। यहाँ पर दोनों स्पिरिट्स के रिलीज होने के बाद लिन फेंग सामने की तरफ देखता है तो उसे पुराने लिन फेंग की मार्शल स्पिरिट दिखाई देती है जो कि एक स्नेक टाइप की मार्शल स्पिरिट होती है। लिन फेंग कहता है ये तो बस एक छोटा सा स्नेक है, हालांकि इसके पास 20 टाइप की स्पिरिट है लेकिन ये बहुत ज्यादा कमजोर है, इसी वजह से इसे कचरा कहा जाता रहा है। और इस वक्त मेरी बॉडी के पीछे जो ब्लैक कलर की स्पिरिट है, लगता है कि ये मेरी नई स्पिरिट है, वो मेरी अपनी स्पिरिट है। इसको देखकर ही लगता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक किस्म की स्पिरिचुअल पावर है और ये एक यूनिक पावर है। मैं इसको आज के पास डार्क स्पिरिट पावर कहा करूंगा। तो लिन फेंग जल्दी से अपने कपड़े पहन लेता और कहता है तो इसका मतलब तो ये है कि आज के बाद मेरे पास 2 स्पिरिट्स हैं। तो पुराने वाले लिन फेंग की स्नेक टाइप की स्पिरिट है और मेरी यूनिक पावर जो कि डार्क स्पिरिट है। तो लिन फेंग अपने कपड़े पहनने के बाद अपने रूम से बाहर निकलता है। तो जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है तो सामने उसका ट्रेनिंग ग्राउंड होता है। लिन फेंग कहता है तो मेरी पुरानी बॉडी के मालिक का ये ट्रेनिंग ग्राउंड है, वो यहीं पर अपनी ट्रेनिंग किया करता था। वहाँ पर काफी बड़े बड़े पिलर्स लगे होते हैं जिनके साथ वो ट्रेनिंग किया करता था। लिन फेंग कहता है टाइमिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, ऐसे भी मैं अपनी नई डार्क स्पिरिट को यहाँ पर ट्राई करना चाहता हूँ कि मेरी डार्क स्पिरिट के साथ मेरी स्पिरिट पावर कितनी ज्यादा बढ़ गई है। लिन फेंग की फैमिली में एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक है जिसका नाम 9 हैवी वेव्स है। 9 हैवी वेव्स टेक्निक को यूज करते हुए अपनी पाम को सामने की तरफ करता है, उसके अंदर से बहुत सारी स्पिरिट एनर्जी रिलीज होती है। सामने जितने भी पिलर्स होते हैं वो सारे के सारे स्टोन पिलर्स वहीं पर टूट जाते हैं। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। लिन फेंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया। कि मैंने प्रिडिक्ट किया था, मेरी पावर वाकई में बढ़ चुकी है। इस वक्त मैं अपने 7th लेवल पर पहुंच चुका हूँ, यानी कि आज के बाद कोई भी यहाँ पर मुझे कचरा नहीं कहेगा। तो लिन फेंग अभी वहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त पीछे से उसके फादर निकलते हैं और उसे कहते हैं बेटे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी अभी पूरी तरह से हील नहीं हुई, तुम्हें वापस जाकर अपने रूम में रेस्ट करनी चाहिए। लिन फेंग उसे कहता है फादर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरी बॉडी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, अब मुझे और ज्यादा बिस्तर के ऊपर रेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फादर उसे कहते हैं मुझे इस बात से बहुत ज्यादा खुशी हुई, तुम्हारी बॉडी के ऊपर काफी गहरे जख्म थे लेकिन वो बहुत ही जल्दी हील हो गए। फादर उसे कहते हैं मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ ये जो भी हादसा हुआ है ये सब कुछ तुम्हारे उन दोनों कजिन्स ने किया होगा। उन दोनों के अलावा यहाँ पर और कौन हो सकता है जो तुम्हें मारना चाहता है। मुझे तो लगता है कि वो वाकई में तुम्हें वहाँ पर मारना चाहते थे लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। लिन फेंग अपने फादर से कहता है फादर आपको मेरे लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब जबकि मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। मेरे साथ जिसने भी ये सब कुछ किया है मैं उसको खुद ही संभाल लूंगा, आपका बेटा बड़ा हो चुका है। फादर भी उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है इसको देखकर ही महसूस हो रहा है जैसे कि मेरा बेटा काफी ज्यादा चेंज हो चुका है, ये पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। फादर सोच रहे होते हैं अगर वाकई में इस हादसे के बाद मेरा बेटा पहले से स्ट्रॉन्ग हो गया है, मुझे लगता है कि इसके ऊपर जो अटैक हुआ है वो इतना भी बुरा नहीं था, ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। फिर साथ ही फादर की नजर वहाँ पर स्टोन पिलर्स के ऊपर पड़ती है, वो उसे कहते हैं लिन फेंग यहाँ पर इन सारे स्टोन पिलर्स के साथ क्या हुआ, ये सारे के सारे गिर कैसे गए। लिन फेंग स्टोन पिलर्स की तरफ देखकर अपने फादर से कहता है फादर इसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगा शायद मेरी स्पिरिट पावर बढ़ गई है, इसी वजह से मैं यहाँ पर आकर ट्रेनिंग कर रहा था और ट्रेनिंग के दौरान ये सारे स्टोन पिलर्स गिर गए और टूट गए। फादर उसकी बात सुनने के बाद फिर से सोच रहे होते हैं सारे पिलर्स को तोड़ना कोई आसान काम नहीं है, मुझे लगता है कि इसने यहाँ पर जो ब्लास्ट किया है अंदर 7000 पाउंड की पावर तो जरूर होगी, इसका मतलब यह है कि मेरा बेटा 7th की लेयर तक पहुँच चुका है। लेकिन अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है, मार खाकर वापिस आने से पहले तक तो ये काफी लंबे अरसे तक 5th लेवल तक अटका रहा है, इसी वजह से सभी लोग इसको कचरा समझ रहे थे। कि मेरे बेटे की पावर्स फाइनली अवेकन हो चुकी हैं और मेरा बेटा बाकी सभी से बहुत ज्यादा अमेजिंग है और बहुत ही जल्दी ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो फादर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और लिन फेंग से कहते हैं कल की मीटिंग में तुम मेरे साथ आना, वहाँ पर बाप बेटा सभी लोगों को बता देंगे हम लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे अंकल कल कोशिश करेंगे मुझे फैमिली हेड की पोजीशन से हटाने की। लिन फेंग उनसे कहता है फादर कल मैं आपके साथ जरूर वहाँ पर जाऊंगा और वहाँ पर जाने के बाद उन सभी को दिखा दूंगा हाँ तो आप फैमिली हेड की पोजीशन से हटने वाले हैं और ना ही आपका बेटा कोई कचरा है। फादर उसे कहते हैं चलो ठीक है फिर कल हम लोग फैमिली मीटिंग में जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें जाकर रेस्ट करनी चाहिए, तो तुम्हारी बॉडी के ऊपर अभी भी काफी सारे जख्म हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से रेस्ट करो। इतना कहने के बाद फादर वहाँ से चले जाते हैं। लिन फेंग कहता है मुझे अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि मैं दोबारा से रीइंकार्नेट हो चुका हूँ। लिन फेंग रात के वक्त अपने घर की छत के ऊपर खड़ा होता है और कहता है बहुत सारी नॉवेल्स और मांगा सीरीज के अंदर मार्शल आर्टिस्ट के बारे में इस तरह की कहानियां पढ़ी हैं। मार्शल आर्टिस्ट मरने के बाद दोबारा से रिवाइव हो जाते हैं और अपना बदला लेते हैं जिन्होंने उनको मारा होता है। लेकिन आज मैं जहाँ पर दोबारा से किसी लड़के की बॉडी के अंदर हूँ जहाँ पर ये लोग एक दूसरे से बदला लेने की बात कर रहे हैं। हालांकि उन सारी कहानियों को पढ़कर मुझे भी बहुत ज्यादा शौक
था मार्शल आर्ट्स की दुनिया में जीने का। फाइनली मेरा ये सपना पूरा हो गया है। अब मुझे एक दूसरा मौका मिला है अपनी जिंदगी गुजारने का, तो मैं फाइनली बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनूंगा और इस लिन फैंग की पुरानी बॉडी के साथ जिसने भी जो कुछ बुरा किया है मैं उन सभी के साथ उतना ही बुरा करूंगा जितना उन्होंने मेरे साथ बुरा किया है। मैं सभी से बदला लूंगा और मैं अपनी इस नई लाइफ को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट बनकर गुजारूंगा। मेरी नई लाइफ और इसके नए एडवेंचर्स बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं। यहीं से मेरी इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ की शुरुआत होने वाली है और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 1 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट की सेकंड एपिसोड के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिन फैंग एक नई बॉडी के अंदर आ चुका है जिसका नाम भी लिन फैंग था, लेकिन अब उसके पास डबल स्पिरिट है। एक उसकी अपनी डार्क स्पिरिट है और दूसरी पुरानी बॉडी की अपनी स्पिरिट जो कि स्नेक टाइप की स्पिरिट है, यानी कि अब उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। पिछली एपिसोड में उसके फादर ने उसे कहा था कि कल फैमिली की मीटिंग में तुम मेरे साथ चलना। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो दोनों फैमिली मीटिंग में जाते हैं क्योंकि फैमिली के बाकी के सारे मेंबर्स भी वहीं पर होते हैं और उन सभी को अच्छी तरह से पता होता है कि लिन के बेटे लिन फैंग को उसके कजिन्स ने बहुत ही बुरी तरह से पीटा था और अधमरी हालत में सेक्टर से उसे वापस लाया गया था। यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की दुनिया में अगर किसी को अधमरी हालत में जिंदा वापस लाया जाए तो ये बहुत बड़ी रिग्रेट और शेम की बात है। कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की दुनिया में आप लोग फाइट करते हुए मरना तो पसंद करेंगे लेकिन जख्मी होकर घर वापस आना नहीं पसंद करते। वो सभी लोग यहाँ पर इन दोनों के बारे में बातें कर रही होती है। वो लोग कहते हैं लिन हाई को तो जरा भी शर्म नहीं आती, वो अपने बेटे को यहाँ पर लेकर आ गया है। कुछ दिन पहले यूनहाई सेक्टर के कुछ लड़के लिन हाई के बेटे लिन फैंग को अधमरी हालत में उठाकर वापस लेकर आए थे। इस बार की फैमिली मीटिंग में लिन फैमिली के दोनों बड़े एल्डर्स भी हैं। लगता है आज की मीटिंग में यहाँ पर डिसाइड होने वाला है कि नया फैमिली का हेड कौन बनेगा। सेकंड अंकल हमेशा से ऐसा चाहते थे कि वो लिन हाई को हटाकर उसकी जगह पर फैमिली के हेड बन जाएं और आज वो यहाँ पर इस बात को मुद्दा बनाएंगे। लिन फैंग जो कि अपने फादर के पीछे पीछे चल रहा होता है, वहीं पर उसका कजन भी खड़ा होता है। वो उसे कहता है कमीने कहीं के तुम अभी तक जिंदा हो, तो वाकई में बहुत ज्यादा लकी हो। हालांकि तुम सिर्फ एक कचरे हो लेकिन अभी तक जिंदा हो। लेकिन जरा तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। जहाँ पर आते हुए तुम सभी एल्डर्स के सामने जहाँ पर कैसे आ सकते हो। तुमने हमारी लिन फैमिली के नाम पर दाग लगा दिया है। तो उसके इस कजन का नाम लिन जुन होता है। लिन फैंग उसे कहता है अगर तुमने एक और लफ्ज कहा तो उसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कचरा हूँ या क्या हूँ। तो फादर उसे कहते हैं बेटा तुम्हें इसके साथ बहस करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि तुम देख सकते हो कि तुम्हारे कजन लिन जुन के अंदर जरा भी तमीज नहीं है। इतने सारे एल्डर्स और अंकल्स के होते हुए वो यहाँ पर तुमसे बहस कर रहा है। इसकी तरह नहीं बनना, चुपचाप मेरे साथ आ जाओ। आज फैमिली मीटिंग में वैसे भी मैं सभी के मुंह बंद करवा दूंगा। लिन फैंग अपने फादर से कहता है ठीक है फादर, और वो उनके पीछे चल पड़ता है। वो सभी लोग जैसे वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं तो फैमिली के जो थर्ड अंकल होते हैं यानी लिन फैंग के तीसरे अंकल होते हैं वो उठकर खड़े होते हैं और कहते हैं यहाँ पर हमारी फैमिली के जितने भी एल्डर्स हैं मैं उन सभी को बता दूं, कुछ दिन पहले यूनहाई सेक्टर के लोग हमारे पास आए थे और वो वहाँ से लिन फैंग को उठाकर लाए थे। लिन फैंग ने वहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से मार खाई थी। इतनी सारी मार खाने के बाद वो कोमा की हालत में था। क्या आपको पता है कि इसकी वजह से हमारी लिन फैमिली के नाम पर एक दाग लग गया है। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी डिस्ग्रेस की बात है। इसलिए मैं यहाँ पर आप सभी के सामने ये प्रस्ताव रखना चाहता हूँ कि लिन फैंग को फैमिली से बेदखल कर दिया जाए, इसे फैमिली से निकाल दिया जाए, ये इस लायक नहीं है। लिन फैंग के फादर उठकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं थर्ड ब्रदर बस बहुत हो गया, तुम ऐसा नहीं कह सकते। तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि फैमिली का हेड इस वक्त मैं हूँ। फैमिली का हेड होने के नाते अपनी फैमिली के बारे में जो भी डिसाइड करना है वो मैं डिसाइड कर सकता हूँ। तुम्हें मेरे बेटे के बारे में फैसला लेने की जरूरत नहीं है। जाओ और जाकर चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाओ। तो यहीं पर फादर के साथ ही लिन फैंग के बड़े अंकल भी बैठे होते हैं। ये टोटल 3 भाई हैं। भाई का नाम लिन बा होता है। लिन बा उसे कहते हैं हाँ ये बात हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम्हें फैमिली का हेड बनाया गया है, लेकिन तुम थर्ड ब्रदर से इस तरह बात नहीं कर सकते। वो भी क्लैन का एक लीडर है, वो भी यहाँ पर क्लैन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तुम्हारे बेटे की वजह से हमारे पूरे क्लैन को नुकसान पहुँचा है, हमारी इज्जत दाव पर लगी है। लिन फैंग के फादर उसे कहते हैं तुम तो बस यहाँ पर मेरी फैमिली हेड की पोजीशन लेना चाहते हो, इसलिए तुम सभी लोगों ने मिलकर ये प्लान बनाया है। तो तुम्हें लगता है कि मुझे इस सब के बारे में नहीं पता कि ये सारा तुम्हारा अपना प्लान है। लिन फैंग के फादर जल्दी से उठकर बाहर निकल आते हैं और उसे कहते हैं चलो ठीक है, मैं तुम्हारे इस प्लान को पूरा करने में तुम्हारा साथ देता हूँ। क्यों ना हम दोनों यहाँ पर एक फाइट करें, जो भी हम में से जीतेगा नया फैमिली का हेड बन जाएगा और जो हारेगा उसे यहाँ से जाना पड़ेगा। और उसके बाद जब मैं इस फाइट को जीत जाऊंगा कोई भी यहाँ पर अपनी बकवास नहीं करेगा, सभी लोग अपने मुंह बंद रखेंगे। थर्ड ब्रदर भी जल्दी से बाहर निकल आते हैं और कहते हैं हाँ क्यों नहीं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने छोटे भाई से डरता हूँ? ठीक है हम लोग फाइट करते हैं। वहीं पर फैमिली के एल्डर्स भी खड़े
खड़े होते हैं। एक एल्डर बड़े एल्डर से कहते हैं, एल्डर लिन हाई को लगता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये जहाँ पर किसी को भी चैलेंज कर सकता है, जहाँ तक कि इसने अपने बड़े भाई को भी चैलेंज कर दिया। लगता है कि हमें इसे एक अच्छा सबक सिखाना चाहिए। ग्रैंड एल्डर उनसे कहते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि इसे सबक सिखाने की जरूरत है, जबकि ये दोनों जहाँ पर फाइट करने वाले हैं, जो भी इनमें से जीतेगा उसे हम लोग नया फैमिली का हेड बना देंगे। लिन हाई के लिए इतनी सजा काफी रहेगी। वो सभी लोग चुपचाप वहाँ पर इस फाइट को देखने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन उसी वक्त लिन हाई अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और उनकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी आइस स्पिरिट निकलती है, कि इनके पास नेचर टाइप की स्पिरिट एनर्जी है। लिन हाई जैसे वहाँ पर अपनी आइस स्पिरिट को रिलीज करते हैं तो वो सिर्फ एक ही अटैक के साथ अपने बड़े भाई को वहाँ पर एक बड़े से आइस क्रिस्टल में जमा देते हैं और वो भी वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। थर्ड ब्रदर कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, इसका आइस स्पिरिट तो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। साथ ही लिन हाई अपनी आइस के क्रिस्टल को तोड़ते हैं। उसके थर्ड ब्रदर काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं, उनके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है, तो वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। गिरने के बाद लिन बाओ से कहते हैं, सेकंड ब्रदर मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। बाकी के सभी लोग भी बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, फैमिली हेड को सिर्फ एक ही स्ट्राइक लगी अपने थर्ड ब्रदर को हराने के लिए, उन्होंने अपने बड़े भाई को सिर्फ एक ही अटैक के साथ हरा दिया। इसका मतलब ये है कि फैमिली हेड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ग्रैंड एल्डर भी उनकी पावर्स को देखने के बाद कहते हैं, लिन हाई ने अपने आइस बाउंड स्किल को 8वें लेवल तक कल्टीवेट कर लिया है, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो लिन हाई वहाँ पर अपने भाई को हराने के बाद ग्रैंड एल्डर से कहते हैं, एल्डर्स प्लीज आप अपनी इस मीटिंग को कंटिन्यू करें। ग्रैंड एल्डर उसे कहते हैं, लिन हाई तुम्हें यहाँ पर इतना ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, हमारी मीटिंग तो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। जैसा कि सैम फैमिली के सभी लोगों ने ये सब कुछ देख लिया है कि तुम आज भी उतने ही स्ट्रॉन्ग हो जितने पहले कभी स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। तुमने यहाँ पर अपनी पावर दिखाकर सभी फैमिली मेंबर्स को मोटिवेट किया है कि सभी को तुम्हारी तरह अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना चाहिए। ये मीटिंग यहीं पर खत्म करते हैं, सभी ने ये सब कुछ देख लिया है, ये सभी लोग जा सकते हैं। मास्टर लिन हाई कहते हैं, ठीक है ग्रैंड एल्डर, तो मैं सबसे पहले यहाँ से जाना चाहूंगा। वो जैसे नीचे सीढ़ियाँ उतर कर जाने लगते हैं, वहीं पर थर्ड ब्रदर खड़े होते हैं, कि लिन हाई के छोटे भाई हैं। वो उसे कहते हैं, मैं देखता हूँ कि तुम कब तक अपने इस छोटे कचरे को अपने पीछे प्रोटेक्ट करते रहोगे, हमेशा इसको बचाने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं रहोगे। जब ये कजन लिन जुन भी कहता है, मेरे फादर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका बेटा तो एक कचरा है और हमारी फैमिली के नाम के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है। लिन हाई अपने छोटे भाई से कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बेटे के मुंह पर लगाम लगाओ, कि अगर वो इसी तरह की बकवास बातें करता रहा तो किसी दिन वो या तो मेरे हाथों से या फिर मेरे बेटे के हाथों से मारा जाएगा। ये अपने बेटे को थोड़ी सी तमीज सिखानी चाहिए। लिन फेंग आगे बढ़ता है और लिन जुन से कहता है, लिन जुन तुम यहाँ पर हर रोज एक ही बात करते हो कि मैं एक बहुत बड़ा कचरा हूँ, मैंने फैमिली के नाम के ऊपर दाग लगा दिया, तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं एक कचरा हूँ? अगर मैं यहाँ पर इन सभी के सामने तुम्हें हरा दूं, के बाद मुझे बताओ कि हम दोनों में से कचरा कौन होगा? लिन जुन भी आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, लगता है कि तुम्हारा दिमाग भी खराब हो चुका है, मार खाने की वजह से तुम्हारे सर पर चोट लगी है, तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हें लगता है कि तुम अपने आप को मेरे साथ कंपेयर कर सकते हो? लिन फेंग उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, बकवास बंद करो, अगर तुम्हें मुझसे फाइट करनी है तो फाइट करो और उसके बाद देखते हैं कि कौन कचरा है और कौन पावरफुल है। लिन जुन उसे कहता है, मुझे भी तुमसे जरा भी डर नहीं लगता, चलो फाइट करते हैं। लिन जुन के फादर उसे कहते हैं, बेटे इस लड़के को अच्छा सबक सिखाना, सभी को दिखा दो कि तुम कितने ज्यादा काबिल हो। लिन जुन लिन फेंग से कहता है, लिन फेंग हम दोनों यहाँ पर एक बैट लगाते हैं, मैं तुम्हें 3 पंचेस मारूंगा, अगर तुमने मेरे 3 पंचेस को ब्लॉक कर लिया मैं हार जाऊंगा। बाद में तुम ऐसा ना कहो कि मैं तुम्हें चांस नहीं दे रहा, इसलिए मैं तुम्हें ये मौका दे रहा हूँ। लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है, चलो मैं भी तुम्हें यहाँ पर एक मौका देता हूँ, तुम्हें सिर्फ मेरे एक ही पंच को ब्लॉक करना होगा, अगर तुमने मेरे एक पंच को ब्लॉक कर लिया तो मैं हार जाऊंगा। सुनने वाले भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, कहीं ये लिन फेंग पागल तो नहीं हो गया? लगता है कि इसके सर पे कुछ ज्यादा ही गहरी चोट लगी है, लगता है कि ये लिन जुन को सिर्फ एक ही पंच के साथ हरा सकता है। लिन जुन बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर सभी लोगों के सामने मेरी इंसल्ट करने की, जबकि तुम भी ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि तुम एक पंच के साथ मुझे नहीं हरा सकते। तुमने यहाँ पर सभी के सामने मेरी इंसल्ट किया, इसलिए तो आज मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। जबकि हमारा लिन फेंग जल्दी से अपने पंच के ऊपर अपनी डार्क स्पिरिट को रिलीज करता है और उसे कहता है, चलो ठीक है अब फाइट करते हैं, और वो दोनों ही अपनी अपनी स्पिरिट पावर्स को रिलीज करते हैं। जैसे ही वहाँ पर अपनी स्पिरिट पावर्स को रिलीज करते हैं, लिन फेंग सामने की तरफ अपने हाथ को करते हुए अपनी 9 हैवी वेव्स टेक्निक को यूज करता है, और लिन फेंग की उस डार्क स्पिरिट की वजह से उसकी 9 हैवी वेव्स की टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है, उसकी पाम की से बहुत सारी एनर्जी निकलती है। लिन जुन ये देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, मुझे इतना ज्यादा प्रेशर क्यों महसूस हो रहा है, जैसे कि ये मुझे पूरे का पूरा निगल जाएगा। लिन फेंग की ब्लैक एनर्जी उसकी चेस्ट के ऊपर आकर टकराती है और उसी के साथ ही लिन जुन पीछे की तरफ गिर जाता है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, साथ ही उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। देखने वाले भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और बातें कर रही होती है कि यहाँ पर लिन फेंग ने सिर्फ एक ही पंच के साथ लिन जुन को हरा दिया है, जिसका लेवल उससे अप है। क्या ये वाकई में लिन फैमिली का वही कचरा है जिसके बारे में हम लोग रोज बातें करते हैं कि ये फैमिली के नाम पर एक दाग है?
है। लिनजुन भी मार खाने के बाद कहता है तुम तो सिर्फ 5th लेयर पर थे, तुम अपनी 5th की लेयर से आप कैसे हुए, हमारे पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है। लिन फेंग लिनजुन को हराने के बाद उसे कहता है लिनजुन तुम हमेशा ही मेरे बारे में कहते हो कि मैं फैमिली के नाम पर दाग हूँ और मैं कचरा हूँ, मैं बेकार इंसान हूँ, लेकिन तुम तो यहाँ पर मेरे एक पंच को भी बर्दाश्त नहीं कर पाए और हार कर यहाँ पर ग्राउंड पर पड़े हो, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम मुझसे भी बड़े कचरे हो। फिर साथ ही वो अपने अंकल से कहता है छोटे अंकल अब भी हमेशा अपने बेटे की तरह हमेशा ये बात करते हैं कि मैं एक कचरा हूँ, हालांकि आपको सीनियर होने के नाते मेरे बारे में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। अब जबकि आपका बेटा वहाँ पर मेरी जगह पर पड़ा है तो अब आप अपने बेटे को कचरा कहेंगे या नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम्हारा बेटा इस वक्त मुझसे भी ज्यादा बुरी हालत में है। लिनजुन हारने के बाद लिन फेंग से कहता है हाँ ठीक है तुम मुझसे स्ट्रॉन्ग हो सकती हो, तुमने यहाँ पर किसी न किसी तरह मुझे हरा दिया है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में यहाँ पर हर तरफ मार्शल आर्ट्स है, तुम में से हमेशा कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग जरूर होगा। लिन फेंग उसे कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर शो ऑफ कर रहा हूँ, मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि मुझसे कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग है, मैं यहाँ पर शो ऑफ नहीं कर रहा, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारे उस फेवर को वापस कर रहा हूँ। तुम लोग मुझे कचरा कहते थे तो मैंने यहाँ पर तुम्हें हराकर ये बात साबित कर दिया कि मैं कचरा नहीं बल्कि तुम लोग कचरे से भी ज्यादा बुरे हो। आज के बाद उन सभी लोगों के साथ बिल्कुल ऐसा ही होगा, जो दूसरों को बुरा कहेंगे उनके साथ बुरा ही होगा। साथ ही हमारा लिन फेंग आगे बढ़ता है और अपने डैड से कहता है डैड चलो घर वापस चले। उसके डैड भी इस बात से बहुत खुश हो जाते हैं कि उनके बेटे ने जहाँ पर सभी लोगों के सामने उसकी इज्जत बढ़ा दी और कहते हैं ठीक है बेटा घर चलते हैं। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 2 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, डार्क स्पिरिट लेवल मार्शल आर्टिस्ट के एपिसोड 3 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिन फेंग अपने कजन को हराने के बाद वहाँ पर उन सभी को दिखा देता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उन सभी को ये भी बता देता है कि आज के बाद जो भी बुरा करेगा उसके साथ बुरा ही होगा। वो अपने फादर से कहता है फादर चलो यहाँ से चलते हैं, और फादर इस बात से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो अपने बेटे को देख देख कर फख्र महसूस कर रहे होते हैं। वो उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं मेरा बेटा तो एक फिलोसोफर बन चुका है, यानी इसने ये लफ्ज कहाँ से सीखा है कि जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा होगा। लगता है कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है, ना सिर्फ इसने यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाया है और इसकी स्ट्रेंथ बढ़ी है, बल्कि इसकी नॉलेज भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। एक बार इसकी बॉडी के अंदर जो इसकी स्नेक मार्शल आर्ट स्पिरिट है वो अवेकन हो जाए, फिर इसके बाद इसे पता चलेगा कि इसको कितना बड़ा तोहफा मिला है। इसके पास जो नेचर टाइप की स्नेक मार्शल आर्ट स्पिरिट है वो इसको इसकी माँ से मिली है, और इसकी माँ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर थी। तो वो दोनों बाप बेटा फैमिली मीटिंग से वापस आते हैं। वापस आने के बाद लिन फेंग अपने फादर से कहता है फादर मैं अपने सेक्टर में वापस जाना चाहता हूँ, वहाँ पर जाकर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाऊंगा। फादर उसे कहते हैं लेकिन तुम्हें यूनाई सेक्टर में वापस जाने की क्या जरूरत है, वहाँ पर जाने के बाद तुम फिर से अकेले हो जाओगे, यहाँ पर रहकर मेरी नजरों के सामने भी तो कल्टीवेट कर सकते हो। लिन फेंग अपने फादर से कहता है फादर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, अगर मैं यहाँ पर घर पे रहकर कल्टीवेट करूंगा तो इन सभी लोगों के मुंह बंद नहीं होंगे, ये सभी लोग आपको बातें सुनाएंगे कि मैं अपने फादर के शेल्टर में छुपा हुआ हूँ, भी लोग मुझे अभी भी कमजोर समझेंगे। मैं बाहर निकलकर दुनिया को देखना चाहता हूँ और वहाँ पर जाकर कल्टीवेट करूंगा और स्ट्रॉन्ग बनूंगा। लिन हाई उसे कहते हैं बेटा अगर वाकई में तुम अपने सेक्टर में वापस जाना चाहते हो तो ठीक है तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लिन फेंग कहता है फादर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सेक्टर में जाने के बाद इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा, यहाँ पर वापस आने के बाद सबको दिखा दूंगा कि हमारी फैमिली हेड बनने के लिए ही बनी है। लिन हाई उसे कहते हैं तुम्हारे फादर को तुम्हारे पर पूरा यकीन है कि तुम एक दिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट बनोगे, लेकिन तुम्हें फिर भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे कजन्स भी वहीं पर हैं। लिन फेंग अपने फादर से कहता है ठीक है फादर मैं इस बार ध्यान रखूंगा। साथ ही वो अपने घोड़े पर बैठ जाता है और कहता है चलें ठीक है फादर अब गुड बाय मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ से हमारे लिन फेंग की जर्नी स्टार्ट होती है। लिन फेंग अपने घोड़े पर बैठकर अपने सेक्टर की तरफ निकल पड़ता है। उसके सेक्टर का नाम यूनाई सेक्टर है। तो 10 दिन के बाद वो अपने यूनाई सेक्टर में पहुंच जाता है। जैसे वो वहाँ पर दरवाजे पर पहुँचता है, दरवाजे पे तो गार्ड्स खड़े होते हैं, वो उसे वहीं पर रोक लेते हैं, उसे पहचानते हैं। वो उसे कहते हैं लिन फेंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर वापस आने की, लास्ट टाइम तुम यहाँ पर आदमरी हालत में थे जब हम तुम्हें उठाकर तुम्हारी फैमिली को वापस देकर आए थे, लेकिन तुम फिर उठाकर यहाँ पर चले आए हो, तुम्हारी वजह से हमारे सेक्टर का नाम बदनाम हुआ है। लिन फेंग उन दोनों से कहता है मुझे सेक्टर मास्टर ने अभी तक सेक्टर से निकाला नहीं है, तो फिर तुम दोनों के पास कोई भी राइट नहीं है कि तुम मुझे अंदर ना जाने दो, मैं अभी भी इस सेक्टर का एक स्टूडेंट हूँ। इसके अलावा थोड़ी देर पहले तो एक लड़का यहाँ से गुजरा था, तुम लोगों ने उसको क्यों नहीं रोका, मुझे यहाँ पर क्यों रोक रहे हो। गार्ड उसे कहता है क्या तुम्हें पता भी है थोड़ी देर पहले जो लड़का गुजरा था वो एक इनर सेक्टर डिसाइपल है, हमारे जैसा कचरा तो उसके साथ कंपेयर भी नहीं किया जा सकता, चलो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। जबकि हमारा लिन फेंग सोच रहा होता है यहाँ पर भी वही रूल है।
स्ट्रॉन्ग हमेशा कमजोर को बुली करता है। लगता है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, इसी वजह से ये सब कुछ मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। जल्दी से अपनी डार्क स्पिरिट को रिलीज करता है, अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए अपनी हैवी वेव टेक्निक को रिलीज करता है और उन दोनों गार्ड्स के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहीं पर नीचे फेंक देता है। वो दोनों भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और मार खाने के बाद वहीं पर गिर जाते हैं। लिन फेंग उन दोनों से कहता है, शुक्र करो कि इस वक्त मैं इस मूड में नहीं हूँ, तुम दोनों की जान लूं, इसलिए तुम दोनों को जिंदा छोड़ देता हूँ। अगली बार मेरे सामने इस तरह बिहेव मत करना, क्योंकि अगली बार मैं तुम्हारे पर जरा भी तरस नहीं खाऊंगा। मैं तुम्हारे हाथ पांव काट दूंगा, यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन को सील कर दूंगा। तो हमारा लिन फेंग यहाँ पर दरवाजे से एंटर होने के बाद सीधा हमारी बुक पेविलियन की तरफ जाता है। यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर मार्शल आर्ट्स के बहुत सारे टेक्निक्स और किताबें रखी हुई है। वहीं पर स्टार पेविलियन के बाहर एक एल्डर खड़े होते हैं। लिन फेंग वहीं पर जाकर अपने घोड़े को रोकता है और उस एल्डर के सामने खड़ा होकर कहता है, ग्रीटिंग्स एल्डर, मेरा नाम लिन फेंग है और मैं यहाँ पर स्टार पेविलियन में अपने लिए सूटेबल मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स लेने के लिए आया हूँ। वो एल्डर उसे देखते ही कहते हैं, तो इस वक्त तुम अपनी 7th की लेयर पर हो। क्योंकि तुम 7th की लेयर पर हो इसलिए तुम स्टार पेविलियन के फर्स्ट लेवल को ही यूज कर सकते हो। सेकंड लेवल पर जाने की तुम्हें इजाजत नहीं है। फर्स्ट लेवल में जाओ और वहाँ से अपने लिए सिर्फ 2 ही कल्टीवेशन की बुक्स को लेना, ज्यादा मत लेना। अपने लिए मार्शल आर्ट्स की बुक्स को पिक करने के बाद वापस मेरे पास आना। लिन फेंग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, लगता है कि ये एल्डर काफी ज्यादा पावरफुल है। लिन फेंग कहता है, मेरी मॉडर्न लाइफ में मुझे एक टीवी शो याद है, एक मूवी के अंदर इस तरह के एक एल्डर होते हैं जो कि हर वक्त शराब पीते रहते हैं, लेकिन असल में वो बहुत ही महान मास्टर होते हैं। लगता है कि ये भी उसी तरह का एक महान मास्टर है जो कि यहाँ पवेलियन के बाहर बैठा है। इसने देखते ही पहचान लिया कि मैं इस वक्त अपनी 7th की लेयर पर हूँ। मुझे इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि मुझे हो सकता है कि इससे काफी सारे टिप्स मिल सके, क्योंकि ये मास्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। यहाँ पर इस पूरे के पूरे मार्शल आर्ट स्क्रॉल की बिल्डिंग को गाइड करने के लिए यानी गार्ड करने के लिए सिर्फ एक ही मास्टर है। तो हमारा लिन फेंग सामने पवेलियन की तरफ चलना स्टार्ट करता है और कहता है, अब वाकई में मुझे लग रहा है कि चाहे मैं कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना बन जाऊँ, हमेशा मुझसे कोई ना कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए मुझे अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि मुझसे ऊपर कोई भी स्ट्रॉन्ग ना हो। हमारा लिन फेंग स्टार पवेलियन के अंदर चला जाता है और वहाँ पर बुक शेल्फ्स के अंदर से बुक्स निकालता है जिसके ऊपर मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स लिखी होती है। वहाँ पर एक 7 किल फिस्ट के नाम से टेक्निक होती है जो कि फिस्ट के लिए होती है, जिससे आप अपनी फिस्ट की टेक्निक की पावर को बढ़ा सकते हैं। ये वाला मार्शल आर्ट्स का स्किल ये 20 टाइप की स्पिरिट वाले फाइटर्स के लिए है। फिर वहाँ पर उसे एक हॉरिकेन स्लाइस के नाम से मूव दिखाई देता है। वो उसे कहता है, लेकिन ये तो नेचर टाइप के लोगों के लिए है, ये मेरी स्पिरिट के लिए सूटेबल नहीं है। फिर साथ ही उसे वहाँ पर एक रैम्पेजिंग बुल के नाम से मार्शल आर्ट्स की टेक्निक मिलती है। वो कहता है ये भी 20 टाइप के लोगों के लिए है। लिन फेंग यहाँ पर हमें मार्शल आर्ट्स के स्किल्स के बारे में बताता है। वो कहता है, बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो कि स्किल्स को अपनी स्पिरिट की नेचर के मुताबिक चूज करते हैं कि अगर वो कोई ऐसा स्किल सीखेंगे जो कि उनकी नेचर के मुताबिक नहीं होगा, उनकी स्पिरिट से मैच नहीं करेगा, तो वो उनके लिए बेकार होगा, वो उसके ऊपर सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे। लेकिन मेरे पास एक बहुत ही यूनिक पावर है, मेरे पास डार्क स्पिरिट है जो एक यूनिक स्पिरिट है। मुझे नहीं पता कि इसके लिए कौन सा स्किल सूटेबल रहेगा। फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहाँ से कोई भी रैंडम मार्शल आर्ट्स का स्किल उठा सकता हूँ और वो मेरी स्पेशल डार्क स्पिरिट के साथ सूटेबल हो। लिन फेंग कहता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कोई भी रैंडमली स्किल चूज नहीं कर सकता, मुझे किसी बहुत ही स्पेशल स्किल को चूज करना होगा। वहाँ पर काफी देर तक अपने लिए सर्च करता रहता है ताकि वो वहाँ से कोई ऐसा यूनिक स्किल ढूंढ सके जिस स्किल को कोई दूसरा नहीं सीखता। वहाँ पर उसे एक स्वर्ड ड्राइंग स्किल के नाम से स्किल मिलता है, ठीक है, तलवार को निकालने का स्किल। लिन फेंग कहता है, मैंने पहले कभी इस स्किल के बारे में क्यों नहीं सुना, ये भी कोई स्किल होता है कि अपनी तलवार को निकालना। तलवार को निकालना तो बहुत आसान होता है। जैसे ही वो उस बुक को खोलता है और उसके अंदर पढ़ता है तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है कि हमारे स्वर्ड किंग सीरीज के अंदर हमारे हीरो ने भी ड्रॉ स्वर्ड टेक्निक को सीखा था। ये भी जहाँ पर ड्रॉ स्वर्ड टेक्निक को ही सीखने वाला है। उस बुक के अंदर पढ़ने के बाद वो हैरान होता है और कहता है, जब हम लोग अपनी तलवार को निकालते हैं वो एक तलवारबाज के लिए बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट होती है। इतनी तेजी के साथ हम अपनी तलवार को निकालेंगे ही डिसाइड करेगा कि सामने वाले से हम लोग फाइट को जीतेंगे या हारेंगे। इस बुक के अंदर लिखा हुआ है कि जब भी आप किसी को मारने के लिए तलवार निकालें तो आपकी तलवार की स्ट्राइक के साथ किसी न किसी को मरना चाहिए, आपकी तलवार के ऊपर ब्लड लगना चाहिए। ये वाली ड्रॉ स्वर्ड मेथड ये तुम्हारे इस मकसद को अचीव करने में तुम्हारा साथ देगी। सिर्फ एक मूव के साथ ही तुम अपने दुश्मन को चौंका भी दोगे और मार भी डालोगे। लिन फेंग कहता है, ये वाला मूव काफी ज्यादा अच्छा है, तो मैंने डिसाइड कर लिया है मैं इसी मूव को सीखूंगा। तो लिन फेंग ने यहाँ पर अपने लिए पहली मार्शल आर्ट्स की टेक्निक चूज कर लिया। फिर वो कहता है, जबकि मैंने यहाँ पर ड्रॉ स्वर्ड मेथड को चूज किया है तो मुझे इसके साथ साथ स्पीड की जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है कि मुझे अपना दूसरा स्किल स्पीड के रिलेटेड चूज करना चाहिए, कोई ऐसा स्किल जिससे मेरी फुट स्टेप्स टेक्निक बहुत ज्यादा बढ़ जाए और मुझे स्पीड मिले। क्योंकि अगर मेरी फर्स्ट टेक्निक बेकार हो जाती है, ड्रॉ स्वर्ड मेथड के साथ मैं सामने वाले को नहीं मार सकता, तो मुझे वहाँ से भागना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे फ्लैश स्टेप सीखना चाहिए। वहाँ पर काफी देर तक सर्च करने के बाद उसे एक स्पेशल स्किल मिलता है जिसका नाम फ्लीटिंग शैडो होता है। उसको ओपन करता है तो उसके अंदर लिखा होता है, अगर तुम इसको हाईएस्ट रैंक तक मास्टर कर लेती हो तुम लाइट की स्पीड से भाग सकती हो, कोई भी तुम्हें देख भी नहीं पाएगा। स्पेशल मूव की खासियत ये है कि सामने वाला अगर तुम्हें देख भी लेता है तो तुम्हारे शैडो को देखने का
आर्ट्स के पास इतना वक्त नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा शैडो भी इसके साथ साथ इम्प्रूव होगा। लिन फेंग कहता है ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, मुझे अपने दोनों मार्शल आर्ट्स के स्किल मिल चुके हैं तो मैं इन्हीं दोनों मार्शल आर्ट्स के स्किल को सीखने वाला हूँ। लिन फेंग अपनी दोनों बुक्स को लेने के बाद बाहर आ जाता है और आकर उस एल्डर को दिखाता है। एल्डर वो देखकर कहता है वाकई में तुमने बहुत ही अच्छी मार्शल आर्ट्स की स्किल्स को अपने लिए चूज किया है। मास्टर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या वाकई में तुम इस बारे में श्योर हो कि तुम ड्रासवर्ड मेथड को ही सीखना चाहते हो? यहाँ पर तो और भी बहुत सारी टेक्निक्स रखी हुई थी। साथ ही मास्टर से कहते हैं क्या तुम्हें पता है इससे मैं स्टार पवेलियन का रक्षक बना हूँ। आज तुम पहले इंसान हो जो ड्रासवर्ड मेथड की बुक लेकर बाहर आए हो। अगर तुम ड्रासवर्ड मेथड को हाई रैंक तक मास्टर कर लेते हो तो ये एक बहुत ही हाई रैंक की मार्शल आर्ट्स टेक्निक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। लेकिन अगर तुम इस स्किल को पुल करने में नाकाम रहती हो तो तुम मारे भी जा सकती हो। क्या तुमने ये सब कुछ सोच लिया है? लिन फेंग उनसे कहता है एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर एडवाइस देने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे यही स्किल सीखना चाहिए। क्योंकि मास्टर भी सोच रहे होते हैं इस लड़के ने यहाँ पर फ्लीटिंग शैडो टेक्निक को भी चूज किया है कि इस लड़के को कम्प्लीटली पता है कि इसे अपने लिए कौन से मार्शल आर्ट्स के स्किल को सीखना चाहिए। ये तो एक जीनियस लड़का है। एल्डर उसे कहते हैं तुम्हारी आंखों में मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम एक दिन एक महान वॉरियर बनोगे। मास्टर जल्दी से अपने पास से उन्होंने जो बेल्ट पहना होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। असल में वो एक बेल्ट नहीं होता बल्कि एक सॉफ्ट तलवार होती है। वो उसे कहते हैं ये एक सॉफ्ट तलवार है, इस तलवार को मैं बेल्ट की तरह यूज कर रहा हूँ और कभी इसको फाइट में यूज करने का मौका नहीं मिला। तलवार मैं तुम्हें गिफ्ट में देना चाहता हूँ, जाओ और जाकर इसके साथ अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करो। लिन फेंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एल्डर उसे कहते हैं मेरी तारीफ करना बंद करो, अब जाओ और जाकर ट्रेनिंग करो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम एक दिन कितने महान वॉरियर बनोगे। लिन फेंग कहता है फिर भी एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पर मुझे गाइडेंस दी और साथ में मुझे स्वर्ड भी दी, मैं आपकी तलवार का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगा। हमारा लिन फेंग वहाँ से चला जाता है, जबकि एल्डर भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं अपने कई सालों के कैरियर के बाद मैं यहाँ पर एक लड़के को देख रहा हूँ जो कि एक बहुत ही अच्छा यंगस्टर है। इसके अंदर मुझे बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिखाई दे रही है, लगता है कि ये फ्यूचर में एक बहुत ही अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बनेगा। आजकल इस तरह के बच्चे नहीं बचे, जिसके पास पावर होती है वो बहुत ज्यादा एरोगेंट हो जाता है, लेकिन ये बच्चा बहुत ज्यादा मैनर वाला है। तो देखते हैं कि इस लड़के का फ्यूचर डार्क होता है या फिर ब्राइट होता है। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 3 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? डार्क लेवल स्पिरिट मार्शल आर्टिस्ट की एपिसोड 4 के साथ हाजिर हूँ। तो डार्क स्पिरिट की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा लिन फेंग लाइब्रेरी के अंदर से अपने लिए 2 सूटेबल मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को चूज कर लेता है और उनको चूज करने के बाद जब वो बाहर आता है तो वहाँ पर एक मास्टर होते हैं जो उसे अपने बेल्ट के अंदर से अपनी तलवार निकाल कर देते हैं और कहते हैं तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है, दोनों मार्शल आर्ट्स के स्किल जो तुमने चूज किए हैं ये भी काफी अच्छे हैं, जाओ जाकर इनकी प्रैक्टिस करो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम फ्यूचर में कितना ज्यादा ग्रो करते हो। इस एपिसोड की शुरुआत में लिन फेंग को दिखाते हैं जो कि पहाड़ी इलाके में चला जाता है और वहाँ पर जाकर एक क्लिफ के ऊपर ट्रेनिंग कर रहा होता है। वहाँ पर लगातार 7 दिन तक ट्रेनिंग करने के बाद उसने अपनी इस ड्रासवर्ड मेथड को मास्टर कर लिया है। हालांकि उसने उसे हाई लेवल तक मास्टर नहीं किया, लेकिन फिर भी उसकी टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है। वो अपनी तलवार को स्पीड से निकालता है तो सामने एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्राइक लगाता है कि सामने के क्लिफ के ऊपर एक कट लगा देता है। लिन फेंग कहता है तो फाइनली मैंने इसको मास्टर कर ही लिया, लगता है कि यहाँ पर ट्रेनिंग करने से मेरी कल्टीवेशन भी काफी अच्छे से बढ़ी है। फिर वो कहता है अब मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, अब मुझे जल्दी से जाकर कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर मैं जाकर रेस्ट कर सकूं। इस वक्त मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है और वो जल्दी से क्लिफ के ऊपर से नीचे जंप लगाता है। जैसे वो वहाँ से नीचे उतरता है तो साइड पर उसे काफी सारी चट्टानें दिखाई देती हैं। उन्हीं चट्टानों के बीच में उसे एक कैनियन दिखाई देती है, यानी एक वैली दिखाई देती है। वो कहता है चलो चल के उसको देखते हैं, शायद उसके अंदर कोई छोटा पॉन्ड मिल जाए जिसके अंदर मैं नहा सकता हूँ। और वो चलता हुआ उस कैनियन के अंदर चला जाता है। जैसे वो वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, वहाँ पर गर्म पानी का पॉन्ड होता है। लिन फेंग कहता है मेरी किस्मत तो बहुत ज्यादा अच्छी है, अब मुझे अपने मसल्स को रिलैक्स करने के लिए गर्म पानी की ही जरूरत थी। वो जल्दी से अपने कपड़े उतार देता है और पानी के अंदर बैठ जाता है और कहता है यहाँ पर पानी तो काफी ज्यादा गर्म है, लेकिन फिर भी मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है। लिन फेंग वहाँ पर पानी में बैठे बैठे अपनी टेक्निक्स के बारे में सोच रहा था। लिन फेंग कहता है मेरे पास जो डार्क स्पिरिट है मैंने इसको अपनी बॉडी के अंदर स्टेबल किया हुआ है, उसी की वजह से यहाँ पर ड्रासवर्ड स्किल और साथ में फ्लीटिंग शैडो स्किल, इन दोनों स्किल्स को मास्टर कर पाया हूँ। अगर मैं इसी तरह अपनी डार्क स्पिरिट को अपनी बॉडी के अंदर स्टेबल रख पाया तो बहुत ही जल्दी मैं इनको हाई लेवल तक मास्टर कर पाऊंगा। लिन फेंग कहता है लेकिन मैं अपनी डार्क स्पिरिट को इस तरह कॉमनली यूज नहीं कर सकता क्योंकि इसमें मेरी बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी जाया होती है, इसलिए सिर्फ स्पेशल केसेस में इसको यूज किया जाएगा। और इसके अलावा मुझे लोगों के सामने इस बात को भी छुपाना होगा कि मुझे ड्रासवर्ड स्किल मेथड आता है। तो ये वाला मेथड एक सरप्राइजिंग स्किल है, अगर किसी ने भी इस मेथड को देख लिया तो मैं दोबारा इस मेथड के साथ उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाऊंगा, मेरा सरप्राइज आइटम जाता रहेगा। इसलिए मुझे अपनी फैमिली टेक्निक 9 हैवी वेव्स को ही यूज करना पड़ेगा। फिर साथ ही
उसकी नजर सामने की तरफ पड़ती है तो वहाँ पर धुंध के अंदर उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो कहता है मुझे तो लगा था कि शायद मैं इस पॉन्ड के अंदर अकेला हूँ। जल्दी से अपनी आंखों को कवर करता है और कहता है यहाँ पर तो एक लड़की भी नहा रही है, मुझे लगता है ये गलत है, मुझे जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए वरना वो लड़की मेरे बारे में क्या सोचेगी। हमारा लिन फेंग जल्दी से पानी से बाहर निकलता है और अपने कपड़े पहन लेता है, लेकिन जैसे ही वो अपने कपड़े पहनकर वहाँ से जाने लगता है वो लड़की उसे कहती है कौन है वहाँ पर, यार किसकी इतनी हिम्मत हुई जो यहाँ पर आकर मुझे नहाते हुए देख रहा है। लिन फेंग उसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मुझे इस बारे में नहीं पता था कि तुम भी इस पानी में नहा रही हो, ये सिर्फ एक गलती है इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो जैसे वो वहाँ से जाने लगता है उसी वक्त वो लड़की पीछे से अपने एरो के साथ उसके ऊपर अटैक कर देती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगी, तुम एक पीपिंग टॉम हो, तुम यहाँ पर आकर मुझे घूर रहे थे। लिन फेंग बड़ी स्पीड के साथ उसके एरो के अटैक को डॉज करता है और कहता है इसके एरो की स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है, अगर मैंने इसके एरो को यहाँ पर डॉज नहीं किया होता तो मैं तो अब तक यहाँ पर मर चुका होता। लिन फेंग उसे कहता है लड़की मैंने तुमसे कहा ना कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम्हें यहाँ पर मेरे पर अटैक करने की जरूरत नहीं है, मैं जानबूझकर यहाँ पर नहीं आया। लेकिन वो लड़की तो उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो उससे कहती है नहीं तुम यहाँ पर मुझे नहाता हुआ देख रहे थे, अरे हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर ये सब कुछ करने की, मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है, अब तुम्हें मरना होगा। और वो फिर से अपने एरो को लोड करती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। उस पॉन्ड के दूसरी तरफ होती है जबकि हमारा हीरो पॉन्ड के इस तरफ होता है, वो अपने एरो से उसके ऊपर अटैक करती है। लिन फेंग अपनी 9 हैवी वेव टेक्निक को यूज करते हुए उसके एरो को वहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश करता है। लिन फेंग कहता है इसके एरो की पावर पहले से ज्यादा बढ़ गई है, अपनी 9 हैवी वेव टेक्निक के साथ इसको यहाँ से दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ, उसको ब्लॉक नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। इसके साथ ही उसे पुराने लिन फेंग की मेमोरीज में याद आता है यूनहाई सेक्टर में सिर्फ एक ही लड़की है जिसके एरोस इतने ज्यादा पावरफुल है, उसका नाम ल्यूफी है। ये लड़की इस वक्त अपनी 9th की लेयर के ऊपर है, इसी वजह से इसके एरो इतने ज्यादा पावरफुल है। इसके एरोस के अंदर ये एबिलिटी है कि ये अपने टारगेट को लॉक कर सकती है। इसने मुझे यहाँ पर टारगेट के तौर पर लॉक कर लिया तो मुझे अपने स्पेशल मूव को यूज करना पड़ेगा। लिन फेंग जल्दी से ड्रॉ स्वॉर्ड मेथड को यूज करते हुए तलवार को निकालकर उसके एरो को डिस्ट्रॉय करता है। साथ ही वो उसे कहता है आज के इस वाक्य को मैं अच्छी तरह से याद रखूंगा, मेरा नाम लिन फेंग है। और साथ ही वो वहाँ से अपनी फ्लीटिंग शैडो टेक्निक को यूज करते हुए गायब हो जाता है। कि ल्यूफी भी भागती हुई उसके पीछे आती है। वो कैनियन से बाहर निकलती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता क्योंकि लिन फेंग वहाँ से भाग चुका होता है। ल्यूफी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है आखिर ये लड़का था कौन, इसने मेरे बो एरो को सिर्फ अपनी तलवार के अटैक से ब्लॉक कैसे कर लिया, लेकिन मैंने उसको वहाँ पर तलवार निकालते हुए देखा भी नहीं, क्या उसने तलवार को यूज किया था या फिर अपने हाथ को। तो इस लड़की ने अपना नाम लिन फेंग बताया है तो मैं इसका नाम याद रखूंगी। साथ ही वो चिल्लाकर कहती है चाहे तुम्हारा नाम कुछ भी हो, अगर दोबारा तुमने मेरे सामने आने की हिम्मत की तो उसी वक्त मैं अपने एरोस के साथ तुम्हें वहीं पर मार डालूंगी। हमारा लिन फेंग वहाँ से भागने के बाद एक पत्थर के पीछे आकर छुप जाता है और लंबे लंबे सांस ले रहा होता है। लिन फेंग कहता है ये तो बहुत ज्यादा क्लोज रेंज मामला था, लड़की ने तो मुझे वहाँ पर मार ही डाला था। मैंने ल्यूफी के बारे में काफी कुछ सुना है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये तो बिल्कुल एक पागल लड़की है। मैंने उसको कहा भी कि मैंने वहाँ पर जानबूझकर ये सब कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, का गुस्सा तो बहुत ज्यादा है। लिन फेंग कहता है इस वक्त मेरा लेवल उससे लो है, मैं एक 9th की लेयर के बंदे के साथ फाइट नहीं कर सकता। शुक्र है मैं वहाँ से भाग कर आ गया और अपनी जान बचा ली। मार्शल आर्ट्स की दुनिया तो वाकई में बहुत ज्यादा जालिम है, हमसे कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग जरूर होता है। मुझे अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा कि मुझसे ऊपर कोई भी स्ट्रॉन्ग ना हो, क्योंकि इस वक्त मैं जिस टाइम में हूँ यहाँ पर मार्शल आर्ट्स ही सब कुछ है। अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, आपके सामने वीक मार्शल आर्टिस्ट कुछ भी नहीं है, आप उनको गाजर मूली की तरह काट सकते हैं और कोई भी आपको कुछ भी नहीं कह पाएगा, सभी लोग आपकी इज्जत भी करेंगे। इस लैंड के ऊपर सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों को ही बोलने, खाने और पीने और जिंदा रहने का हक है। लिन फेंग कहता है लेकिन यहाँ पर मेरा एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि जिस इंसान के ऊपर मैं एक बार अपनी ड्रॉ स्वॉर्ड मेथड को यूज कर लूंगा, अपनी टेक्निक को यूज करूंगा, मैं उसके सामने दोबारा इस टेक्निक को यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसे इस टेक्निक के बारे में पता चल जाएगा। वो बड़ी आसानी के साथ मेरे स्किल्स को डॉज कर सकता है। इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी कोई ऐसा स्किल सीखना होगा जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और जिसे मैं बार बार यूज कर सकूं। लिन फेंग अभी वहीं पर बैठा होता है कि उसी वक्त एक लड़की उसके सामने आती है। लिन फेंग उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है क्या हुआ, क्या कोई मसला है। वो लड़की लिन फेंग के पास आती है और उसे कहती है नहीं मेरे साथ कोई भी मसला नहीं है, मैंने देखा कि तुम यहाँ पर बैठे आराम कर रहे हो और तुम बिल्कुल फ्री हो, तो मैं तुमसे पूछने के लिए आई हूँ क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है, क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकते हो, क्योंकि हमारे ग्रुप में एक मेंबर की कमी है, क्या तुम उस कमी को पूरा कर सकते हो। लिन फेंग भी उसकी बात सुनने के बाद हैरान होता है। वहीं पर उसके साथ 3 और दोस्त भी होते हैं, तो बाकी के तीनों लड़के उसे कहते हैं हम सभी लोग ब्लैक विंड ब्रिज की तरफ जा रहे हैं, क्या हम लोग वहाँ पर जाकर कुछ डीमन बीस्ट को मारकर उनकी बॉडी के अंदर से क्रिस्टल्स को निकाल सकें। कि तुम यहाँ पर फ्री बैठे हो तो क्यों ना तुम भी हमें ज्वाइन कर लो, हम 5 लोग हो जाएंगे, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा आसान रहेगा। ब्लैक विंड माउंटेन काफी ज्यादा खतरनाक है पर हम लोग ज्यादा डीमन बीस्ट को मारकर ज्यादा क्रिस्टल्स ला सकते हैं। अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो जितने भी क्रिस्टल्स मिलेंगे हम उन सभी को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फेंग उनकी बात सुनने के बाद कहता है वैसे भी तुम्हें यहाँ पर फारिग ही बैठा हूँ, ठीक है ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है मैं तुम्हारे
साथ ब्लैकविंड माउंटेन पर चलूंगा और जाकर डीमन बीस्ट को मारने में तुम्हारा साथ दूंगा। साथ ही वो उन्हें अपने नाम के बारे में बताता है। वो उन्हें कहता है मेरा नाम लिन फेंग है। तो उनके साथ एक व्हाइट रोब पहने हुए लड़का होता है। वो उसका नाम सुनते ही कहता है तो क्या तुम्हारा नाम लिन फेंग है? इसके बारे में सुन रखा है, ये तो लिन फैमिली का कचरा है। बाकी के लड़के भी उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं। वो लड़का उनसे कहता है मैं तुम लोगों को एडवाइस करता हूँ कि इस लड़के को अपने साथ लेकर ना चलो, तो ये कचरे के अलावा कुछ भी नहीं है, ये हमें भी वहाँ पर होल्ड बैक करेगा। सकता है कि इसकी जान बचाते बचाते हम किसी डीमन बीट के हाथों मारे जाएं। लिन फेंग उसे कहता है तुम्हें बकवास करने से पहले सोच लेना चाहिए कि तुम यहाँ पर क्या बात कर रहे हो। तुम यहाँ पर मुझे कचरा कह रहे हो, जबकि तुम्हें अपने बारे में देखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही यहाँ पर मुझसे ज्यादा बड़े कचरे हो। उस व्हाइट रोब वाले लड़के का नाम जिंग फेंग है। किंग जी उसे कहता है तुम दोनों को यहाँ पर आपस में बहस करने की जरूरत नहीं है। वो जिंग फेंग से भी कहता है जिंग फेंग तुम्हें इस तरह की बात करने की जरूरत नहीं है, हमने इसे इनवाइट किया है तो ये हमारे साथ ही जाएगा। किंग जी लिंग फेंग से कहता है प्लीज ब्रदर इसकी बात को इग्नोर करो। द जिन फेंग ये हम चारों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये इस वक्त अपनी 9th की लेयर पर है, इसी वजह से ये यहाँ पर ज्यादा एरोगेंटली बिहेव कर रहा है। लिन फेंग उसे कहता है काश ये भी तुम्हारी तरह इतना अच्छा होता जिस तरह तुम पोलाइटली बात कर रहे हो। किंग जी उसे कहता है चलो मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ और बाकी सभी के बारे में। वो उसे जिंग फेंग के बारे में बताता है कि ये 9th की लेयर पर नहीं बल्कि 8th की लेयर पर है, मैंने पहले मिस्टेक की है, मुझे हम में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। फिर साथ ही वो उस लड़की के बारे में बताता है कि इसका नाम जिंग जून है। अपने बारे में उसे बताता है कि मेरा नाम किंग जी है और उस बड़े से लड़के के बारे में बताता है कि इसका नाम हान मैन है। लिन फेंग उनसे कहता है मेरा नाम लिन फेंग है और मैं वैसे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं हूँ, लेकिन वहाँ पर पूरी कोशिश करूंगा कि तुम लोगों का साथ दे सकूं। तो लोग उसे कहते हैं चलो ठीक है, हम लोग जल्दी से अब ब्लैकविंड माउंटेन की तरफ चलते हैं। जितने ज्यादा मॉन्स्टर्स को हम लोग मारेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि हमें उतने ज्यादा क्रिस्टल्स मिल सके। और वहाँ पर तुम्हें डेंजर महसूस हो तो हमें बताना, हम लोग तुम्हारी जान बचाने के लिए वहाँ पर जरूर आएंगे। तो वो सभी लोग चलते हुए ब्लैकविंड माउंटेन में आगे की तरफ जा रहे होते हैं और रास्ते में उन्हें जितने डीमन बीस्ट मिलती है वो उन सभी को मारते जाते हैं। किंग जी और जिन फेंग वो दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो रास्ते में आने वाले काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारते हैं। हान मैन भी एक बड़े से मॉन्स्टर को मारता है। वो उन मॉन्स्टर्स को मारकर उनके क्रिस्टल्स को लेकर अभी आगे की तरफ चलते हुए जा रहे होते हैं। किंग जी कहता है आज तो हम लोग काफी ज्यादा लकी है, हम लोग अभी तक यहाँ तक पहुँचे और हमने 20 क्रिस्टल्स हासिल भी कर लिए हैं। जिंग फेंग उसे कहता है ये सभी तो बहुत ही लो क्वालिटी के क्रिस्टल्स हैं, तुम तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे हो, हमें किसी हाई लेवल के मॉन्स्टर को मारकर उसकी बॉडी से क्रिस्टल लेना होगा। किंग जी उसे कहता है हम लोग इन क्रिस्टल्स को बेचकर अपने लिए कुछ इनहेंसमेंट पिल्स ले सकते हैं, हमारे लिए तो इतना ही काफी है। और वैसे भी हमें ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई हाई लेवल का मॉन्स्टर निकल आया तो हम लोग उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे, हम सभी लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। हनमैन कहता है हमें डरने की क्या जरूरत है, जबकि ब्रदर जिन फेंग हमारे साथ है, ये 8th की लेयर पर है, हाई लेवल के मॉन्स्टर को तो आसानी से मार सकता है। उसी वक्त उन्हें ग्राउंड के हिलने की आवाज आती है। वो सभी लोग पीछे की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर जंगल के अंदर से एक बड़ा सा डीमन एप निकल कर आता है, जो कि अपनी 8th की लेयर पर होता है। सभी लोग बहुत सा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये तो एक बहुत ही हाई लेवल का मॉन्स्टर है, सीधा हमारी तरफ ही आ रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 04 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, डार्क स्पिरिट की एपिसोड 5 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड भी हमने देखा था इनफैक्ट 4 लोगों के ग्रुप के साथ ब्लैकविंड माउंटेन की तरफ जाता है, जहाँ पर वो लोग डीमन बीस्ट का शिकार कर रहे हैं। वहीं पर एक बड़ा सा डीमन एप निकल आता है, जो कि 8th लेवल पर होता है, क्योंकि वो एक हाई लेवल का मॉन्स्टर है। और ये सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे, इस डीमन एप को कैसे मारेंगे। हनमैन क्योंकि अपनी 7th की लेयर पर है, वो जिंग फेंग से कहता है ब्रदर जिन फेंग लगता है कि यहाँ पर हमें तुम्हारी जरूरत है, चलो जल्दी से आगे बढ़ो और हमारी हेल्प करो, क्योंकि हम सभी लोग तो लो लेवल हैं, हम लोग इस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाएंगे। लेकिन जिन फेंग आगे बढ़ने की बजाय लिन फेंग से कहता है लिन फेंग मुझे लगता है कि तुमने अभी तक किसी भी डीमन बीस्ट को नहीं मारा, मैं भी तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर तुम किसी डीमन बीस्ट को नहीं मारोगे तो हम तुम्हें यहाँ पर इक्वली हिस्सा कैसे दे सकते हैं। तुमने कहा था कि तुम यहाँ पर अपना बेस्ट करोगे, चलो ठीक है, ये वाला डीमन एप तुम्हारा, जाओ जाकर इस डीमन एप को मारो। किंग जी से कहता है ब्रदर जिन फेंग ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि लिन फेंग अभी सिर्फ 7th लेयर पर है, एक बड़े से डीमन एप को नहीं मार पाएगा। हमारे ग्रुप में सिर्फ एक तुम ही हो जो कि एक डीमन एप के साथ फाइट कर सकती हो। लिन फेंग किंग जी से कहता है तुम्हें इससे बहस करने की जरूरत नहीं है, मैं इससे फाइट करूंगा। किंग जी से कहता है अच्छा ठीक है, अगर तुम इससे फाइट करने के लिए जाने वाले हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हान मैन उसे कहता हाँ मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। सभी लोग मिलकर फिर इस डीमन एप का मुकाबला करते हैं, अगर जिन फेंग यहाँ पर हमारा साथ नहीं देगा। लिन फेंग उनसे कहता है मैं तुम सभी के ऑफर्स को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट
अप्रिशिएट करता हूँ कि मैं कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करता जिसको मैं पूरा नहीं कर सकता। मुझे अपने पर पूरा भरोसा है कि मैं इस बड़े से डीमन एप को अकेले मार सकता हूँ, इसलिए मैं अकेले जा रहा हूँ। और वो बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और कहता है ये बड़ा सा डीमन एप तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, ये तो बस एक छोटा सा बंदर है जिसे मुझे मारना है। चलो जल्दी से देखो मैं कैसे इसको मारता हूँ। तो लिन फेंग उस बड़े से डीमन एप के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है चलो देखते हैं कि मैंने कितनी ज्यादा ट्रेनिंग की है। वो यहाँ पर अपनी 9 हेवी वेव्स टेक्निक को यूज करने वाला है। तो लिन फेंग यहाँ पर अपनी 9 हेवी वेव्स टेक्निक को यूज करते हुए अपनी पावर को सामने की तरफ रिलीज करता है और डीमन एप को एक बहुत ही जबरदस्त झटका लगता है। इससे डीमन एप भी पीछे की तरफ गिरने लगता है। लिन फेंग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है इस लड़के ने अपनी पाम टेक्निक के साथ ही एक बड़े से डीमन एप को सप्रेस कर लिया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। डीमन एप फिर से सामने खड़ा होता है और अपना मुंह खोलकर एक जबरदस्त धाड़ लगाता है। किंग जिन चिल्लाकर उसे कहता है ब्रदर लिन फेंग सामने की तरफ देखो, वो फिर से तुम्हारे पर अटैक करने लगा है। लिन फेंग कहता है तो इसका मतलब इससे पहले कि जो मेरे ऊपर अटैक करे मुझे इसको मारना होगा। तो बड़ी जल्दी से जंप करते हुए ऊपर चला जाता है और फिर से अपनी 9 हैवी वेव टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर जगह जगह के ऊपर अपनी पाम से अटैक करता है। वो उसके ऊपर इतने ज्यादा अटैक्स करता है कि डीमन एप नीचे गिर जाता है और नीचे गिरकर वो वहीं पर मर जाता है। तो लिन फेंग भी नीचे उतर आता है और उसके मरने के बाद कहता है चलो जल्दी से इसकी बॉडी के अंदर से इसका क्रिस्टल निकाल लो, मैंने इसको मार दिया है। वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। हान मैन कहता है ब्रदर लिन फेंग तुम तो एक मॉन्स्टर हो। किंग जी उसकी तारीफ करते हुए कहता है तुमने अभी भी यहाँ पर अपनी फैमिली की स्पेशल टेक्निक 9 हैवी वेव्स को यूज किया है कि हवा तो अभी तक यहाँ पर ब्लो हो रही है, तुम्हारी ये टेक्निक बहुत ज्यादा फास्ट और पावरफुल है। हान मैन बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है जबकि ब्रदर लिन फेंग यहाँ पर एक 8th लेवल के डीमन एप को मार सकता है तो इसका मतलब हमें और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक हमारा सामना एक 9th लेवल के बीच के साथ नहीं होता तब तक हम लोग सेफ हैं। जबकि जिन फेंग इस बात से जरा भी खुश नहीं होता। वो कहता है इस लड़के का सामना किसी ऐसे डीमन एप के साथ हुआ है जिसे आगे से फाइट बैक करना नहीं आता था, इसीलिए इसने इस डीमन एप को हरा दिया। हम लोगों को यहाँ पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हान मैन उसे कहता है ब्रदर जिन फेंग तुम्हें यहाँ पर ये बात नहीं करनी चाहिए, ब्रदर लिन फेंग काफी स्ट्रॉन्ग है। किंग जी भी उसे कहता है तुम भी इसे यहाँ पर कचरा कह रहे थे, लेकिन ये तो बिल्कुल भी कचरा नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम सभी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पता है कि तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। लिन फेंग उनकी बात सुनने के बाद कहता है तुम लोग यहाँ पर मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो, मुझे लगता है कि ये डीमन एप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसी वजह से मैंने इसको हरा दिया। तो हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कुछ और डीमन एप्स को मारते हैं। उसी वक्त उन्हें वहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस होता है। वो सभी लोग अपने आसपास देखते हैं और कहते हैं ये अचानक से इतना ज्यादा प्रेशर कहाँ से आ रहा है। जिन फेंग भी उन सभी से कहता है तुम सभी को अचानक से क्या हो गया, तुम सभी लोग इतने ज्यादा सरप्राइज क्यों फील हो रहे हो। वो लोग जैसे ही पीछे की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर एक 9th लेवल का बीस्ट होता है। तो इस डीमन बीस्ट का नाम नेदर वुल्फ होता है जो कि एक 9th लेवल का बीस्ट है। सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये नेदर वुल्फ ये इतना ज्यादा क्लोज कैसे आ गया, हमें पता भी नहीं चला और ये हमारे करीब पहुंच आया है। हनमैन कहता है ये वाले नेदर वुल्फ बहुत ज्यादा जालिम होते हैं क्योंकि ये एक 9th लेवल का डीमन बीस्ट है, इसी वजह से ये कहीं पर भी किसी जगह पर भी अपीयर हो जाते हैं। इन्हें अपने कार को टॉर्चर करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो उसी वक्त जिन फेंग चिल्लाकर उन चारों से कहता है तुम सभी लोग जल्दी से यहाँ पर आओ, मुझे कवर करो, मैं कोई ना कोई तरीका सोचता हूँ इसको मारने का। उनसे कहता है चलो जल्दी से वहाँ पर जाकर उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करो, तब तक मैं अपनी पावर्स को गैदर कर लूं। लेकिन उनमें से कोई भी आगे नहीं बढ़ता क्योंकि लिन फेंग उनके सामने खड़ा होता है। वो उनसे कहता है तुम सभी लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। लिन फेंग कहता है मैंने इन सभी को यहाँ पर रोका है, मैं नहीं चाहता कि ये सभी जाकर नेदर वुल्फ के साथ फाइट करें। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर हम सभी को भली का बकरा बनाना चाहती हो। तुम हम सभी को जो कि बहुत ज्यादा कमजोर है ऊपर उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए भेज रहे हो ताकि तुम यहाँ से आसानी से भाग सको। जैसा कि हम सभी ने यहाँ पर देखा कि मैं अपनी 7th की लेवल पर होने के बावजूद एक 8th लेवल के डीमन एप को मार सकता हूँ। तुम क्योंकि अपने 8th की लेवल पर हो तो तुम एक 9th लेवल के नेदर वुल्फ को तो आसानी से मार सकते हो, जाओ और अकेले जाकर इससे फाइट करो। लिन फेंग उसे कहता है तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक नेदर वुल्फ को नहीं मार सकता, और वो वहीं पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि 8th की लेवल पर होना कितना पावरफुल होता है। वो उस नेदर वुल्फ के ऊपर अटैक करता है। नेदर वुल्फ बड़ी स्पीड के साथ उड़ता हुआ उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। जिन फेंग कहता है ये मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा फास्ट है, मैं अपनी इस एनर्जी के साथ इसके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा। नेदर वुल्फ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिन फेंग अपनी एनर्जी की बनी हुई एक बड़ी सी तलवार के साथ उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक करता है, फिर साथ ही अपनी तलवार को उसके ऊपर स्ट्राइक बनाकर एक स्ट्राइक लगाता है। वो नेदर वुल्फ जल्दी से पीछे की तरफ हट जाता है, लेकिन वो नेदर वुल्फ पीछे हटने के बाद बड़ी स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ता है और जिन फेंग की बॉडी के आर पार हो जाता है। वो उसकी बॉडी को जख्मी करके आगे गुजर जाता है। किंग जी कहता है हमारा जिन फेंग भी एक नेदर वुल्फ के सामने नहीं टिक पाया, हालांकि वो एक 8th लेवल का मास्टर है, लेकिन फिर भी इसके सामने नहीं टिक पाया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। हान मैन उसे कहता है अगर हम सभी लोग मिलकर इसके ऊपर अटैक करें तो मुझे लगता है कि हम इसको मार सकते हैं। लिन फेंग कहता है किंग जी क्या तुम्हें इस नेदर वुल्फ की कमजोरी के बारे में पता है कि इसकी वीक स्पॉट क्या है। किंग जी थोड़ी देर सोचने के बाद उसे कहता है मुझे सोचने दो, मुझे इसकी वीकनेस के बारे में शायद पता होगा। मैंने एक बीस्ट गाइड बुक के अंदर इसके बारे में पढ़ा था कि नेदर वुल्फ के अटैक्स बहुत ज्यादा
ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन इसकी एक वीकनेस भी होती है, इसकी गर्दन इसकी कमजोरी है। अगर हम इसकी गर्दन के ऊपर अटैक करेंगे तो हम लोग आसानी से इसको मार सकते हैं, लेकिन ये अपनी गर्दन के ऊपर कभी भी अटैक नहीं करने देता। ये अपने पंजों को सामने की तरफ रखता है ताकि कोई इसकी गर्दन तक पहुंच ना सके। लिन फेंग जल्दी से आगे बढ़ता है और उसे कहता है चलो देखते हैं क्या है इसके पंजे ज्यादा तेज है या फिर मेरी तलवार ज्यादा तेज है। इसकी गर्दन के ऊपर अटैक करने वाला हूँ। और लिन फेंग बड़ी स्पीड के साथ अपनी ड्रॉ स्वॉर्ड मेथड को यूज करते हुए तलवार को निकाल कर ऊपर की तरफ गुजर जाता है। साथ ही वो अपने फ्लीटिंग शैडो मूव को भी यूज कर रहा होता है। लिन फेंग नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जंप लगाता है और अपनी तलवार के साथ उसकी गर्दन के आर पार हो जाता है। सिर्फ एक ही स्ट्राइक के साथ उसने यहाँ पर एक 9th लेवल के नेदर वुल्फ को मार दिया है। हान मैन ये देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, मैंने पहले भी कहा था लिन फेंग एक मॉन्स्टर है, इसने सिर्फ एक ही स्ट्राइक के साथ 9th लेवल के बीस्ट को मार दिया। और इस बार तो इस लड़के ने यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट्स के स्किल्स को भी नहीं यूज किया। तो लिन फेंग भी उनके पास वापस आकर उनसे कहता है मुझे लगता है कि ये नीदर वुल्फ भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल उस डीमन एप की तरह। ये सारे डीमन मॉन्स्टर्स तो बहुत ज्यादा कमजोर हैं। किंग जी उसे कहता है लिन फेंग क्या तुमने यहाँ पर अभी अभी एक स्वर्ड मार्शल आर्ट्स टेक्निक को यूज किया है, लेकिन हम लोग तो कुछ भी देख नहीं पाए कि तुमने कौन सी टेक्निक को यूज किया। लिन फेंग उसे कहता है नहीं ये कोई मार्शल आर्ट्स नहीं थी, बल्कि ये तो एक तलवार के रिलेटेड स्किल था जिसे मैंने अभी अभी यूज किया है। तो हान मैन उस नेदर वुल्फ की बॉडी के अंदर से उसका क्रिस्टल निकाल लाता है और उसे कहता है अब जबकि इस बड़े से नेदर वुल्फ को तुमने मारा है, नेदर वुल्फ के क्रिस्टल को भी तुम रख सकते हो, तुम इसको रख लो। बाकी ये भी उसे कहते हैं हाँ तुम इस क्रिस्टल को रख सकते हो। लिन फेंग उनसे कहता है नहीं हम लोग इस क्रिस्टल को आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मैं इस क्रिस्टल को ऐसे ही नहीं रख सकता। क्या हम सभी लोगों ने यहाँ पर आने से पहले डिसाइड किया था कि यहाँ से जो कुछ भी मिलेगा उसे हम लोग आपस में डिवाइड करेंगे। उसी वक्त उन्हें पीछे से आवाज आती है। जिंग फेंग उनसे कहता है जरा रुको, लगता है कि तुम लोग यहाँ पर मुझे भूल रहे हो। तो जख्मी हालत में वहाँ पर पड़ा होता है। वो उनसे कहता है तुम लोगों को मुझे उठाकर अपने साथ लेकर जाना होगा, मुझे सेफ्टी तक पहुँचा दो, उसके बाद तुम्हें आधे क्रिस्टल्स मुझे देना होंगे। अगर तुम लोग ऐसा नहीं करते तो फिर उसके बाद मैं तुम सभी को मरवा डालूंगा, तुम्हें इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हो कि मेरा बड़ा भाई कौन है, तुम मेरे भाई को अच्छी तरह से जानते हो। मेरा भाई ये बात भी जानता है कि मैं इस वक्त तुम्हारे साथ ब्लैकविंड माउंटेन पर आया हूँ, अगर मुझे यहाँ पर कुछ हो जाता है तो मेरा भाई तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। किंग जी कहता है ये तो बहुत ही बुरी खबर है। तो बड़ा भाई जिसका नाम जिंग हाओ है वो इस वक्त 9th लेयर पर है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते, ये जैसा कह रहा है हमें बिल्कुल वैसा ही करना पड़ेगा। जिंग फेंग भी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उनसे कहता है तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा फैसला किया है, चलो जल्दी से यहाँ पर आओ और मुझे उठाओ, मुझे पहले अच्छी जगह पर लेकर चलो, क्योंकि अगर यहाँ पर मेरे साथ कुछ भी बुरा हुआ तो मेरा भाई तुम लोगों को बहुत ज्यादा टॉर्चर करेगा और उसके बाद तुम सभी को मार डालेगा। कि हमारा लिन फेंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है अच्छा तो तुम्हारा बड़ा भाई 9th की लेयर पर है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है, मैंने यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुमने यहाँ पर मेरे साथ काफी कुछ बुरा किया, तुमने मुझे डीमन एप के हाथों से मरवाने की कोशिश की। उसके बाद जब हमारे ऊपर एक बड़े से नेदर वुल्फ ने अटैक किया तुमने हम सभी को उसके सामने भेजा ताकि हम लोग उसके हाथों मारे जाएं और उसके बाद तुम हमारे सारे क्रिस्टल्स लेकर भाग जाओ। मैंने यहाँ पर ये सब कुछ इसलिए बर्दाश्त किया क्योंकि हम सभी लोग यूनहाई सेक्टर के डिसाइपल्स हैं। मुझे लगा कि शायद जब तुम देखोगे कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ तो तुम मुझसे माफी मांगोगे और शायद मेरे अच्छे दोस्त बन जाओगे, लेकिन अफसोस तुम तो एक बुरे के बुरे इंसान रहे। लिन फेंग जल्दी से अपनी तलवार निकालता है और उसे कहता है तुम्हारा बड़ा भाई चाहे जो भी हो, तुम्हें लगता है कि मुझे इस बात से फर्क पड़ता है, मैं किसी से नहीं डरता। जिंग फेंग भी बहुत सा घबरा जाता है और कहता है ये तुम क्या करने वाले हो। अब इस साथ ही वो चिल्लाकर उसे कहता है मुझे डीमन क्रिस्टल्स नहीं चाहिए, तुम सारे डीमन क्रिस्टल्स को अपने पास रख सकते हो, बस मुझे यहाँ से अपने साथ ले चलो, मेरी जान बचा दो, आज के बाद तुम जो भी मुझसे कहोगे मैं वो करूंगा। हान मैन और किंग जी भी उसे कहते हैं ब्रदर तुम्हें इसको छोड़ देना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि इसको मारने से हमें कुछ मिलने वाला है। लिन फेंग उनसे कहता है तुम लोग इस बंदे के ऊपर यकीन कैसे कर सकते हो, ये एक बुरा इंसान है और हम लोगों ने इसको अच्छे से ट्रीट भी कर दिया, तो कल को ये अपने भाई को अपने साथ लेकर आएगा और हम सभी को फिर से मरवा डालेगा, और हमने इसको जिंदा छोड़ दिया तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। और साथ ही वो अपनी तलवार को घुमाता है और उसका गला काट देता है। और यहीं पर हम लोग अपनी डार्क स्पिरिट की 5th एपिसोड का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, डार्क स्पिरिट के एपिसोड 6 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जिन फेंग जो कि उस बड़े से नेदर वुल्फ के साथ फाइट करते हुए जख्मी हो जाता है। वो वहाँ पर जख्मी होने के बाद जब वो वहाँ पर देखता है कि लिन फेंग ने वहाँ पर नेदर वुल्फ को मार दिया है तो वो उनसे कहता है अगर तुम लोग मेरी जान नहीं बचाते, तुम्हारे पास जितने भी क्रिस्टल्स हैं उनमें से आधे क्रिस्टल तुम मुझे नहीं देते तो फिर मैं वापस जाने के बाद अपने भाई को इस बारे में बताऊंगा, मुझे अगर यहाँ पर कुछ भी होता है तो मेरा भाई तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा, इसलिए तुम्हें मुझे आधे क्रिस्टल्स देना पड़ेंगे और मेरी जान
जान भी बचाना पड़ेगी। जबकि हमारा लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद आगे बढ़ता है और अपनी तलवार के साथ उसका गला काट देता है, उसको वहीं पर मार देता है। बाकी के सभी भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उसे कहते हैं, ब्रदर लिन फेंग ये तुमने क्या कर दिया। इसके बड़े भाई का नाम जिन हाओ है, जो कि हमारे यूनहाई सेक्टर का 9th लेवल का मास्टर है। वो अपनी 9th की लेयर पर है। लिन फेंग उनसे कहता है, तुम्हें जहाँ पर इस बारे में किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, तुम सभी लोग भी सब में शामिल थे। जहाँ पर जो कुछ भी आया उस सभी की जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पर लेता हूँ। तो कोई भी तुमसे इस बारे में पूछे कि जिन फेंग के साथ क्या हुआ है, तुमको सिर्फ यही बताना है कि ये सब कुछ मैंने किया है, यानी कि लिन फेंग ने किया है। हान मैन आगे बढ़ता है और उसे कहता है, ब्रदर लिन फेंग मैं हान मैन, मैं इतना भी डरपोक नहीं हूँ कि मौत के डर से मैं अपने दोस्त को पीछे छोड़ दूं। यहाँ पर तुमने हम सभी के लिए सब कुछ किया है, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो जिन फेंग हमसे हमारे क्रिस्टल्स भी छीन लेता और साथ ही में मरवा भी डालता। किंग जी भी आगे बढ़ता है और उसे कहता है, इसने बिल्कुल ठीक कहा, हान मैन बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम लोग भी तुम्हारे साथ ही सब में शामिल हैं। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उस सब में हमारा भी हाथ है। जिंग जुन भी उसे कहती है, ठीक है मैं भी इस सब में तुम्हारे साथ शामिल हूँ, हम ये सारी की सारी जिम्मेदारी तुम्हें अकेले नहीं उठाने देंगे। जबकि लिन फेंग उन सभी की बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है, यहाँ पर यूनहाई सेक्टर में वापस आने के बाद मुझे अच्छे और सच्चे दोस्त मिल ही गए। लिन फेंग उनसे कहता है, मैं तुम लोगों के इस फैसले की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ और तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पर भरोसा करने के लिए, मेरा यहाँ पर साथ देने के लिए, मुझे अकेला ना छोड़ने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमें और ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, हमें यहीं से वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा हम लोग आगे जाएंगे उतनी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स के साथ हमारा सामना होगा और हम लोग उन मॉन्स्टर्स को हरा नहीं पाएंगे। हान मैन उसे कहता, हाँ बिल्कुल, हमारे पास अभी काफी सारे क्रिस्टल्स हो चुके हैं, चलो अभी यहीं से वापस चलते हैं, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है कि हमें यहाँ पर काफी सारे क्रिस्टल्स मिल सके हैं। किंग जी उसे कहता है, हाँ इन सारे क्रिस्टल्स की मदद से हम लोग न सिर्फ यहाँ पर एनहेंसमेंट पिल्स ले सकते हैं, बल्कि हम लोग अपने लिए काफी सारे इक्विपमेंट्स को भी खरीद सकते हैं। तो सभी लोग वहाँ से वापस की तरफ चल पड़ते हैं। जबकि वहाँ से वापस की तरफ जाते हुए हमारा लिन फेंग पीछे की तरफ देखता है, जिन फेंग की डेड बॉडी की तरफ, और साथ ही वो सोच रहा होता है, इसने यहाँ पर जो भी क्राइम किए हैं वो उन सारे क्राइम से बच नहीं सकता था, इससे इसके गुनाह की सजा ही मिली है। फ्यूचर में अगर मेरा सामना इस तरह के किसी और लोगों के साथ होता है जो लोग बुरे हों और मुझे मारना चाहते हो, मैं उन सभी को मार डालूंगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तो उसी वक्त उसकी नजर उसके कपड़ों में रखी हुई एक मार्शल आर्ट्स की बुक पर पड़ती है। वो आगे बढ़ता है और कहता है, इसके पास तो एक मार्शल आर्ट्स की बुक है। उस बुक को निकालता है तो उसके ऊपर एक टेक्निक का नाम लिखा होता है जिसका नाम रोरिंग थंडर स्वर्ड स्किल होता है। लिन फेंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये इस तरह की सीक्रेट ट्रेजर बुक को अपने पास रखेगा। के ऊपर तो इनकी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक लिखी हुई है, चलो अब ये मेरी हुई। तो उस बुक को अपने पास रख लेता है। लिन फेंग कहता है, रोरिंग थंडर स्वर्ड स्किल ये काफी अच्छा स्किल है, अगर मैंने इसको मास्टर कर लिया मुझे बार बार अपनी ड्रॉ स्वर्ड मेथड को यूज नहीं करना पड़ेगा। अपने ड्रॉ स्वर्ड मेथड को सिर्फ सरप्राइज अटैक के लिए रखूंगा, जबकि इस रोरिंग स्किल को हर बार यूज किया जा सकता है और हर बार ये लेवल अप किया जा सकता है। तो वो सभी लोग वापस से अपने यूनहाई सेक्टर में आ जाते हैं। किंग जी उसे कहता है, ब्रदर लिन फेंग अब आगे तुम क्या करने वाले हो? जबकि हम लोग अपने यूनहाई सेक्टर में वापस आ गए हैं, तो इसके आगे तुम्हारा क्या प्लान है? लिन फेंग उसे कहता है, जबकि हमने सारे क्रिस्टल्स को बेचने के बाद कुछ एनहेंसमेंट स्किल्स को खरीद दिया है, तो मैं उन एनहेंसमेंट स्किल्स को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना चाहूंगा। उसके बाद मैं अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाऊंगा ताकि मैं अपने स्किल्स को और ज्यादा बेहतर कर सकूं, साथ में मेरी कल्टीवेशन भी बढ़ सके। किंग जी उसकी बात सुनने के बाद कहता है, तो तुम भी यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को बहुत ही तेजी से बढ़ाना चाहते हो, मेरे पास तुम्हारी कल्टीवेशन को तेजी से बढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा रास्ता है कि हम लोग बहुत ही जल्दी स्टॉर्मिंग गॉर्ज की तरफ जाने वाले हैं। अगर तुम चाहो तो हम सभी लोग मिलकर स्टॉर्मिंग गॉर्ज की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि स्टॉर्मिंग गॉर्ज में बहुत ज्यादा पावरफुल फाइटर्स होते हैं। वो सारे के सारे फाइटर्स वहाँ पर एक दूसरे के साथ स्पार मैचेस करते हैं। अगर हम लोग वहाँ पर जाकर किसी स्ट्रॉन्ग फाइटर के साथ फाइट करेंगे तो इससे हमारी कल्टीवेशन काफी तेजी से बढ़ेगी। हान मैन उसे कहता, अब जबकि तुमने स्टॉर्मिंग गॉर्ज का नाम लिया है तो मैं भी वहाँ पर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना है। वहाँ पर जाकर किसी स्ट्रॉन्ग फाइटर के साथ फाइट करूंगा ताकि मेरा एक्सपीरियंस बढ़ सके। किंग जी उसे कहता है, हान मैन तुम्हारे पास जो स्पेशल कुंफू है अर्थ टाइप का वो काफी ज्यादा स्पेशल है, इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ पर जाने से तुम्हें काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। हान मैन लिन फेंग से कहता है, लिन फेंग फिलहाल के लिए तो हम सभी लोग अपने रास्ते पर चले जाते हैं, लेकिन अगर हमारी किस्मत में हुआ तो हम सभी लोग एक साथ स्टॉर्मिंग गॉर्ज में जाएंगे और वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग करेंगे। लिन फेंग से कहता, हाँ क्यों नहीं, अगर तुम सभी के पास फ्री टाइम हुआ तो मुझसे मिलने के लिए आना, हम सभी लोग आपस में गेट टुगेदर जरूर करेंगे, क्योंकि आज के बाद हम सभी लोग अच्छे दोस्त हैं। फिर वो सभी लोग एक दूसरे को बाय बोलते हुए वहाँ से अलग हो जाते हैं। वहाँ से अलग होने के बाद हमारा लिन फेंग माउंटेन एरिया की तरफ चला आता है ताकि वो वहाँ पर आकर रोरिंग थंडर स्वर्ड स्किल को मास्टर कर सके। लिन फेंग वहाँ पर आने के बाद सोच रहा था, मेरी पुरानी मेमोरीज के मुताबिक जब मैं पिछली बार स्टॉर्मिंग गॉर्ज में गया था तो वो मेरे लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ कि उस वक्त तो मैं बहुत ज्यादा कमजोर था, सभी लोग मुझे कचरा समझते थे और उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा बुरी तरह से पीटा था। लिन फेंग वापस से माउंटेन में चला जाता है और कहता है, इस बार जब मैं स्टॉर्मिंग गॉर्ज में जाऊंगा तो वहाँ पर जाने के बाद मैं सबको बता दूंगा कि मैं कोई कचरा नहीं हूँ। सभी ने जो मुझे कचरा कहा था उन्हें अपने अल्फाज को वापस लेना होगा। एक सीन कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है। कुछ दिनों के बाद लिन फेंग अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेता है। यहाँ पर
रोरिंग थंडर स्वर्ड स्किल को सीख लिया है और उसके सामने एक बड़ा सा गड़ा बन चुका होता है, यानी कि उसने वहाँ पर अपनी स्किल को अप्लाई किया था। और हमारा लिन फेंग भी वहीं पर बैठा होता है। लिन फेंग कहता है, मैंने जो एनहेंसमेंट स्किल्स को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब किया है वो तो काफी ज्यादा अच्छी है, मेरी पावर पहले से बढ़ चुकी है। अब तो मैं अपनी डार्क स्पिरिट को यूज किए बिना ही इतनी ज्यादा पावर को रिलीज कर सकता हूँ, क्योंकि पहले मैं अपनी 7th की लेयर पर था, लेकिन अब अपडेट होने के बाद मैं 8th की लेयर पर पहुंच चुका हूँ। तो लिन फेंग अभी वहीं पर बैठा अपनी स्किल्स के बारे में सोच रहा होता है कि उसी वक्त उसका वो वाला कजन यहाँ पर आता है जिसने एपिसोड की शुरुआत में इसको मार दिया था। वो आते ही उसको कहता है, लिन फेंग तुम फैमिली के नाम पर एक दब्बा हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर हो, कि पिछली बार मैंने तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटा था। मेरी इतनी ज्यादा कोशिश करने के बाद कि तुम अभी तक मरे नहीं हो, और अगर तुम जिंदा बच गए तो तुम्हें यहाँ पर वापस आने की गलती नहीं करनी चाहिए थी। लगता है कि इस बार मुझे तुम्हें अच्छी तरह से मारना होगा और मारने के बाद तुम्हारी बॉडी के पीसेस करने होंगे, ताकि मैं इस बात को मेक श्योर कर सकूं कि तुम वाकई में मर गए हो। लिन फेंग उसके इंसल्ट करते हुए कहता है, लगता है कि तुमने अभी तक अपने छोटे भाई के बारे में नहीं सुना। क्या तुमने नहीं सुना कि फैमिली मीटिंग में मैंने लिन जुन के साथ क्या किया है? ये बात सुनने के बाद लिन हैंग भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुमने यहाँ पर एक और बड़ी गलती कर दी। मैं इस बात को भूला नहीं हूँ, मुझे पता है कि मेरे छोटे भाई लिन जुन के साथ तुमने क्या किया है। अब तो तुम्हें मेरे छोटे भाई के ऊपर अटैक करने की कीमत भी यहीं पर चुकाना पड़ेगी। तो लिन फेंग जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, चलो फिर ठीक है, मुझे भी तुम्हारे साथ कुछ पुराने स्कोर्स को सेटल करना है। लास्ट टाइम तुमने मुझे बुरी तरह से पीटा था, लेकिन इस बार मैं उसका हिसाब चुकाऊंगा। लेकिन फिर भी क्योंकि हम दोनों एक कजिन्स हैं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर मौका देता हूँ, मुझसे माफी मांगो तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। लिन हैंग उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, लगता है कि मुझसे मार खाने के बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम आज भी वही कचरे के कचरे हो। मेरे छोटे भाई को हरा देने का मतलब ये नहीं है कि तुम कोई बहुत ही बड़े वॉरियर बन गए हो। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए लिन फेंग के चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मारता है, लेकिन लिन फेंग तो अपनी जगह से हिलता भी नहीं। आगे से वो मुस्कुराना शुरू कर देता है और उसे कहता है, क्या बस इतना ही कर सकती हो? तुम्हारे पंच में तो दम ही नहीं है। लिन हैंग बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? लिन फेंग उसके हाथ को पीछे की तरफ झटकते हुए उससे कहता है, लगता है कि तुमने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर बिना किसी वजह के आ गया हूँ? मैं यहाँ पर तुमसे हिसाब चुकता करने के लिए आया हूँ। मैंने तुम्हारे छोटे भाई लिन जुन के ऊपर अटैक किया, क्या तुमने इस बात से सबक नहीं सीखा कि मैं पहले से स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ? और फिर साथ ही हमारा लिन फेंग वहीं पर खड़े खड़े अपनी 9 हैवी वेव्स टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। इससे काफी ज्यादा प्रेशर निकलता है, जिससे लिन हैंग भी पीछे की तरफ गिर जाता है। लिन फेंग उसे कहता है, लगता है कि तुम तो मेरे छोटे से अटैक्स को भी नहीं ब्लॉक कर पा रहे, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। फिर साथ ही वो वहाँ पर अपनी रोरिंग थंडर टेक्निक को रिलीज करता है और कहता है, चलो अब मैं तुम्हें अपनी रोरिंग थंडर स्वर्ड्स टेक्निक को दिखाता हूँ। अपनी थंडर स्वर्ड टेक्निक को रिलीज करते हुए उसके ऊपर एक थंडर बोल्ट को गिराता है, इससे लिन हैंग बहुत ज्यादा जख्मी होकर वहीं पर गिर जाता है। उसके जख्मी होने के बाद लिन फेंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तो क्या तुम यहाँ पर हार मानने को तैयार हो या नहीं? लिन हैंग उसके सामने माफिया मांगना शुरू कर देता है और उसे कहता है, लिन फेंग मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा किया, मुझे तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरी नजर फैमिली का यंग मास्टर बनने के लिए उस पोजीशन पर थी, इसी वजह से मैं तुम्हें वहाँ से हटाने के लिए मारना चाहता था। अब मुझे वो सब कुछ नहीं चाहिए, तुम फैमिली के हेड बन सकते हो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा मैं तुम्हें वो दूंगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस तुम मुझे यहाँ पर मारना मत। लिन फेंग उसे कहता है, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारे सामने इस तरह माफी की भीख मांगता तो क्या तुम मुझे जाने देते? जबकि लास्ट टाइम मैंने तुमसे माफी की भीख मांगी थी, लेकिन तुमने मुझे नहीं जाने दिया। लिन हैंग उसे कहता, हाँ मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर मेरी जान ले लेनी चाहिए, लेकिन तुम्हें इस फैक्ट को भी देखना चाहिए कि हम दोनों कजिन्स हैं, मैं तुम्हारा भाई हूँ, इसलिए तुम मुझे यहाँ पर मत मारो। तो लिन फेंग जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उसे कहता है, चलो शुक्र है कि तुम्हें कम से कम ये फैक्ट तो पता है कि हम दोनों कजिन्स हैं, यानी कि हम दोनों भाई हैं। जबकि तुमने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे कजिन हो, तो ठीक है, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। ऐसे भी हमारी फैमिली में रूल है कि हम लोग एक दूसरे फैमिली मेंबर की जान नहीं ले सकते। वहाँ पर फिर से अपने रोरिंग थंडर स्किल को यूज करते हुए उसकी बॉडी के ऊपर अटैक करता है और उसकी सारी की सारी कल्टीवेशन को ब्लॉक कर देता है, यानी कि अब ये बेकार हो चुका है, ये जिंदगी में दोबारा कभी भी कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। फिर साथ ही जाने से पहले लिन फेंग उसे कहता है, लिन हैंग दोबारा कभी भी अपना ये घटिया सा चेहरा मेरे सामने लेकर मत आना, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जबकि लिन हैंग जख्मी होने के बाद वहीं पर पड़ा होता है और पीछे से चिल्लाकर उसे कहता है, लिन फेंग तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुमने मेरी कल्टीवेशन को ब्लॉक करके मुझे एक बेकार इंसान बना दिया है। मैं इस बात को मेक श्योर करूंगा कि मैं तुम्हारी जिंदगी को एक लिविंग हेल बना दूं। यानी कि लिन हैंग हमारे हीरो से इस बात का बदला जरूर लेगा। आज यहीं पर हमारी एपिसोड 6 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।
डार्क स्पिरिट की एपिसोड 7 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा लिन फेंग अपने कजन लिन हैंग, जिसने एपिसोड 1 की शुरुआत में उसको अधमरा कर दिया था, उसके अपना बदला ले लेता है। उसकी कल्टीवेशन को सील करने के बाद वो वहाँ से वापस की तरफ आ रहा होता है। तो लिन फेंग वहाँ से वापस आते हुए इसी बारे में सोच रहा होता है। लिन फेंग कहता है, मैंने अपने कजन को जान से नहीं मारा क्योंकि हमारी फैमिली के अंदर एक रूल है कि हम लोग अपने फैमिली मेंबर्स को जान से नहीं मार सकते, लेकिन अगली बार अगर इसने दोबारा मुझसे इसी तरह बिहेव किया तो मैं इसे जरूर मार डालूंगा। उसी वक्त उसके ऊपर कोई अटैक करता है। वो कहता है, कौन है यहाँ पर, किसने अपने एरो के साथ मेरे पर अटैक किया है। ऐसे वो पीछे की तरफ मुड़ता है तो वहाँ पर फिर से ल्यूफी खड़ी होती है। ल्यूफी अपने एरो के साथ उसके ऊपर अटैक करती है। ल्यूफी उसे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, लास्ट टाइम तुमने मुझे नहाते हुए देखा था, यहाँ पर फिर से तुम मेरे सामने आ गए हो, इस बार तुम मुझसे नहीं बचोगे। और वो फिर से अपने एरो को लोड करती है और कहती है, अब तुम यहीं पर मरने वाले हो। वो लिन फेंग के ऊपर अटैक कर देती है, जबकि लिन फेंग सोच रहा होता है, लास्ट टाइम तो मैं इससे डर कर भाग गया था क्योंकि मेरी कल्टीवेशन काफी लो थी और मुझे लगा था कि मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता, जबकि मैं 8th लेवल तक प्रमोट हो चुका हूँ और मैंने कुछ नए स्किल्स भी सीखे हैं, तो मुझे डर कर भागने की जरूरत नहीं है। उसके एरो जो कि सामने की तरफ से आ रही होती हैं। लिन फेंग भी जल्दी से सामने की तरफ बढ़ता और कहता है, हमारे अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है कि मुझे इनको डॉज करने की जरूरत पड़े, अब मैं डायरेक्टली तुम्हारे पर अटैक करने वाला हूँ। यूवी भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि ये तो सीधा मेरी तरफ ही आगे बढ़ रहा है। लिन फेंग यहाँ पर अपनी रोडिंग थंडर स्किल टेक्निक को यूज करते हुए उसके एरोस को अपने हाथ के साथ ही डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे कहता है, क्या बस तुम इतना ही कर सकती हो। साथ ही वो अपने दूसरे हाथ में अपनी रोडिंग थंडर टेक्निक को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ऐसे वो उसके करीब पहुंचने लगता है। वहाँ पर कोई तीसरा बंदा आ जाता है और वो लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है और वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। लिन फेंग जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। तो लिन फेंग पीछे हटने के बाद कहता है, अब यहाँ पर कौन है। तो वो लड़का उसे कहता है, लड़के लगता है कि तुम जिंदा नहीं रहना चाहते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिस्टर ल्यूफी के ऊपर अटैक करने की। ल्यूफी भी कहती है, कौन है जहाँ पर। तो वहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम यूहा होता है। वो पेड़ के ऊपर बैठा होता है। वो लड़का एक इनर डिसाइपल होता है, जबकि उसका कल्टीवेशन लेवल सोल लेवल होता है। यूहा ल्यूफी से कहता है, सिस्टर ल्यूफी क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए इस कीड़े को मार डालूं। जबकि लिन फेंग भी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है, ये लड़का तो एक इनर डिसाइपल है और ये अपनी सोल की लेयर पर है। ल्यूफी उससे कहती है, यूहा ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम्हें इस सब में इंटरफियर करने की जरूरत नहीं है। ल्यूफी लिन फेंग से कहती है, तुम्हारा नाम लिन फेंग है, लास्ट टाइम तुमने अपना नाम बताया था, हम लोग अपने मसले को बाद में सुलझा लेंगे, फिलहाल के लिए तुम यहाँ से चले जाओ। लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद उसे कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे हरा नहीं सकती तो तुम यहाँ से भाग भी सकती हो, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी आसानी से भागने नहीं दूंगा क्योंकि तुम्हें पता चल चुका है कि मैं तुमसे स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। ल्यूफी से कहती है, लड़के ऐसी बात नहीं है, अगर यूहाओ तुम्हारे साथ फाइट करेगा तो ये तुम्हें बड़ी आसानी से मार सकता है क्योंकि वो अपनी सोल लेयर पर है, तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ से भाग जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जगह पर वो तुम्हें मार डाले। लिन फेंग उसे कहता है, चलो ठीक है मैं तुम्हारी बात को मान लेता हूँ, लेकिन मेरी बात को याद रखना, हमारा मसला यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, हम इस मसले को बाद में सुलझाएंगे। और फिर साथ ही लिन फेंग पीछे की तरफ मुड़ जाता है। जैसे लिन फेंग वहाँ से जाने लगता है, यूहाओ चुटकी बजाता है और उसे कहता है, लड़के तुम्हें किसने कह दिया कि तुम यहाँ से जा सकते हो, ल्यूफी ने तुम्हें यहाँ से जाने का कहा है लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ से जाने का नहीं कहा। साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लिन फेंग जो कि वहाँ से आराम से पीछे की तरफ जा रहा होता है, वो यहाँ पर अपनी फ्लीटिंग शैडो मूव को यूज करके भागने वाला है और जाने से पहले वो एक बहुत ही जबरदस्त सा डायलॉग मारता है। यूहाओ से कहता है, मेरा तुम्हारे साथ कोई भी झगड़ा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर मेरे पर अटैक कर रहे हो, मेरी एक बात को याद रखना, जिस दिन मेरी कल्टीवेशन तुम्हारे लेवल के बराबर पहुँच गई वो दिन तुम्हारा इस दुनिया पर आखिरी दिन होगा। और साथ ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। लिन फेंग के वहाँ से गायब होने के बाद यूनहाओ कहता है, इस लड़के को लगता है कि ये लड़का भी सोल लेयर तक पहुँच सकता है। सोल लेयर तक पहुँचने के लिए बहुत ज्यादा कल्टीवेशन और बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है कि हमारी ल्यूफी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है, ये लड़का काफी ज्यादा स्किलफुल है, लास्ट टाइम इसने इसी स्किल को यूज करते हुए मेरे अटैक को ब्लॉक किया था, इस बार ये इस अटैक को यूज करते हुए यहाँ से भाग गया है। तो लिन फेंग वहाँ से गायब होने के बाद जंगल के दूसरे एरिया में आ जाता है और वहाँ से वापस चलता हुआ जा रहा होता है। लिन फेंग कहता है, हालांकि मुझे अपनी स्पीड के ऊपर पूरा भरोसा है और मेरी स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी है, लेकिन मैं यूहाओ का मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि यूहाओ अपने सोल की लेवल पर है और सोल की लेवल मेरे लेवल से 3 लेवल अप है। अगर मुझे यहाँ पर इस तरह के किसी और मेंबर को हराना है तो मुझे सबसे पहले तो अपनी की लेयर के 9th लेवल तक पहुँचना होगा, उसी के बाद ही मैं अपनी सोल लेवल पर प्रमोट हो सकूंगा। तो लिन फेंग अभी यहीं पर ये सब कुछ सोचता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है कि उसी वक्त वहाँ पर उसके रास्ते में हानमैन और जिंगजुन आते हैं। वो उसे कहते हैं, लिन फेंग
फेंग, तो फाइनली हम लोग यहाँ पर दोबारा मिल रहे हैं। तुम कहाँ पर जा रहे हो? लिन फेंग भी उनसे कहता है, हाँ तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो? मैं तो वापस अपने डॉर्म रूम्स की तरफ जा रहा हूँ। ये सभी लोग एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। लिन फेंग उसे कहता है, हान मैन तुम कहाँ पर जा रहे हो? हान मैन उसे कहता है, हमारी टाइमिंग बहुत ज्यादा परफेक्ट है, हम यहाँ पर तुम्हें ढूंढने के लिए आए थे। लिन फेंग उसे कहता है, अच्छा तो तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो? मुझे याद है कि तुम लोगों ने कहा था कि तुम सभी लोग स्टॉर्मिंग गॉर्ज में जाना चाहते हो, वहाँ पर किसी के साथ स्पार मैच करके अपनी ट्रेनिंग को बढ़ाना चाहते हो, लेकिन तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मेरे साथ तुम्हारा क्या काम है? हान मैन उसे कहता है, असल में स्टॉर्मिंग गॉर्ज एरिया बहुत ज्यादा खतरनाक एरिया है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे फाइटर्स हैं। कुछ लोग तो वहाँ पर फाइट करके अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ लोग वहाँ पर अपने मजे के लिए आते हैं और वो बहुत ज्यादा बुरे होते हैं, वो किसी की जान भी ले सकते हैं। तुम्हारे जैसा एक स्ट्रॉन्ग फाइटर वहाँ पर मेरे साथ होगा तो मुझे इससे काफी ज्यादा हिम्मत मिलेगी, इसलिए प्लीज मेरे साथ स्टॉर्मिंग गॉर्ज में चलो। जिंग जुन भी उसे कहती है, हाँ अगर ब्रदर लिन फेंग तुम हमारे साथ चलोगे तो मुझे लगता है कि हम लोग वहाँ पर सेफ रहते हुए अपनी ट्रेनिंग को बढ़ा सकते हैं, कोई भी हमारे पर इस तरह अटैक नहीं करेगा। लिन फेंग उनसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, चलो ठीक है अभी मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, चलो हम सभी लोग मिलकर स्टॉर्मिंग गॉर्ज की तरफ चलते हैं। हान मैन भी काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, दोस्त तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो, चलो चलते हैं। फिर साथ ही वो अपने पास एक मास्क निकालता और कहता है, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, चलो जल्दी से इस मास्क को पहन लो। लिन फेंग उसे कहता है, लेकिन इस मास्क की क्या जरूरत है, क्या इस मास्क को पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है? हान मैन उसे कहता है, हाँ इस मास्क को पहनना काफी ज्यादा जरूरी है ताकि कोई भी हमारी आइडेंटिटी को पहचान न सके, क्योंकि स्टॉर्मिंग गॉर्ज के अंदर हमने किसी को हरा दिया, वो हमसे बदला लेने के लिए बाद में सेक्टर के अंदर वापस आने के बाद भी हमारे पर अटैक कर सकता है, इसलिए हमें अपनी आइडेंटिटी को वहाँ पर छुपा कर रखना होगा। तो लिन फेंग जल्दी से अपने मास्क को लगा लेता है और सोच रहा होता है, ये मास्क लगाना वाकई में बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं इस बात को कैसे भूल सकता हूँ। स्टॉर्मिंग गॉर्ज के अंदर जितने भी लोग आते हैं वो सभी लोग वहाँ पर दूसरों के साथ स्पार मैच करने के लिए आते हैं। इस कल्टीवेशन की दुनिया में सिर्फ स्ट्रॉन्ग को ही जिंदा रहने का हक है, और आप लोग जहाँ पर हार जाते हैं तो आपकी प्राइड को ठेस पहुँचती है और आप बदला भी ले सकते हैं। तो अपने मास्क लगा लेने के बाद वो सभी लोग स्टॉर्मिंग गॉर्ज की तरफ निकल पड़ते हैं। हान मैन कहता है, ब्रदर लिन फेंग तुम्हारे जहाँ पर हमारे साथ होने की वजह से मुझे काफी ज्यादा हिम्मत मिल रही है। वो लोग स्टॉर्मिंग गॉर्ज एरिया में पहुंच जाते हैं। स्टॉर्मिंग गॉर्ज एरिया के बारे में बताया जाता है कि ये एक माउंटेन एरिया है, एक स्पेशल माउंटेन एरिया है जहाँ पर यूनहाई सेक्टर के सारे बच्चे आकर ट्रेनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी रूल्स इम्प्लीकेट नहीं होते, जहाँ पर बच्चे एक दूसरे के साथ स्पार मैचेस खेल सकते हैं, एक दूसरे को चैलेंज कर सकते हैं, आपस में फाइट कर सकते हैं। यहाँ पर एक दूसरे से फाइट करने से उनकी कल्टीवेशन तेजी से बढ़ती है और उनके स्किल्स भी बढ़ते हैं, इसीलिए यूनहाई सेक्टर वालों ने इन सारे बच्चों को यहाँ पर आपस में स्पार मैच करने की इजाजत दी है। हालांकि यहाँ पर स्पार मैच के दौरान कोई एक दूसरे की जान नहीं ले सकता, लेकिन यहाँ पर जख्मी होना बहुत ही आम सी बात है। लिन फेंग, हान मैन और जिंग जुन वो तीनों ही चलते हुए जैसे ही स्टॉर्मिंग गॉर्ज एरिया के अंदर एंटर होते हैं तो वहीं पर रास्ते में सबसे पहले एक लड़का आता है और उनके सामने लैंडिंग करते हुए खड़ा होता है और उनसे कहता है, मैं यहाँ पर तुम लोगों के साथ स्पार मैच करना चाहता हूँ, तुम में से कौन मेरे साथ स्पार मैच करेगा? और तुम्हें इसमें दिलचस्पी हो तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर एक मैच करना चाहूंगा। मैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि स्टॉर्मिंग गॉर्ज एरिया में एंटर होते ही हमें यहाँ पर पहला कैंडिडेट मिल जाएगा। लिन फेंग हान मैन से कहता है, तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, ये जितना दिखता है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हान मैन उसे कहता है, ब्रदर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर ये सिर्फ एक स्पार मैच है तो फिर मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ, मैं भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। साथ ही उन दोनों में स्पार मैच स्टार्ट हो जाता है। दूसरे लड़के ने भी मास्क लगाया होता है, वो जल्दी से आगे बढ़ता है और हान मैन को पंच मारता है कि हान मैन अपने बड़े बड़े हाथों को सामने करते हुए उसके पंच को ब्लॉक करता है। इस लड़के की स्ट्रेंथ वाकई में काफी ज्यादा होती है। उस लड़के के एक ही पंच के साथ हान मैन जख्मी हो जाता है और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। हान मैन हैरान होता है और कहता है, मैं तो इसके एक पंच को भी ब्लॉक नहीं कर सका, ये लड़का तो वाकई में स्ट्रॉन्ग है। सामने वाला लड़का हान मैन को पंच मारने के बाद उसे कहता है, तो इस वक्त तुम अपनी की लेयर के 8th लेवल पर हो। चलो मैं तुम्हें अपनी कल्टीवेशन के बारे में बता देता हूँ, मैं अपनी की लेयर के 9th लेवल पर हूँ, इसी वजह से हम दोनों में डिफरेंस काफी बड़ा है। अगर तुम यहाँ पर सीरियसली फाइट नहीं करोगे तो तुम इस फाइट को बहुत ही आसानी से हार जाओगे। हान मैन उसे कहता, हाँ क्यों नहीं, मैं इस फाइट को सीरियसली लेता हूँ, और साथ ही वो अपनी शर्ट फाड़ देता है और अपनी बड़ी सी बॉडी निकालता है। सामने वाला लड़का उसे कहता है, क्या तुम यहाँ पर अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने वाले हो, क्या तुम्हारे पास 20 टाइप की पावर है? लेकिन हान मैन के पास जो स्पिरिट पावर होती है वो अर्थ टाइप की स्पिरिट पावर होती है, यानी कि वो अर्थ को कंट्रोल कर सकता है। सामने वाला लड़का उसे कहता है, तुम्हारे पास तो अर्थ टाइप की स्पिरिट पावर है, ये भी इतनी ज्यादा बुरी नहीं है। हान मैन उसे कहता है, अब मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करने वाला हूँ। सामने वाला लड़का उसे कहता है, तो फिर मुझे भी यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को यूज करना पड़ेगा। अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करते हुए हान मैन को पंच मारता है। हान मैन सामने से अपने पंच के साथ उसके पंच को ब्लॉक करता है और वो दोनों ही पीछे की तरफ हट जाते हैं। हान मैन हालांकि यहाँ पर डिसएडवांटेज पर है, फिर भी वो काफी ज्यादा एक्साइटिंग होता है क्योंकि वो यहाँ पर एक 9th की लेयर के बंदे के साथ फाइट कर रहा है। सामने वाला लड़का उसे कहता है, मुझे पता है कि तुमने मेरे पंच के साथ काफी सारी इंटरनल इंजरीज को बर्दाश्त किया है, लेकिन फिर भी तुम मेरे सामने टफ बनने की कोशिश कर रहे हो, तो वाकई में एक मर्द कहलाने के लायक हो। तो हान मैन फिर से अपनी पावर्स को रिलीज करता और कहता है, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना, मेरे
मेरे पास अभी बहुत सारी स्ट्रेंथ है। और वो फिर से अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करता है और अपने हाथों को सामने की तरफ करते हुए शायद से कामेहामे मूव को यूज करने वाला है। तो इसके स्पेशल मूव का नाम माउंटेन शेकिंग लाइन रोर होता है। सामने वाला लड़का भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जंप करते हुए उसके ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है चलो देखते हैं कि तुम्हारा ये फाइनल मूव मेरे सामने टिक पाता है या नहीं। वो उसे एक जबरदस्त पंच मारता है तो हानमैन पीछे की तरफ हट जाता है कि हानमैन को ये बात पता चल जाती है कि वो यहाँ पर इस लड़के का मुकाबला नहीं कर सकता और फाइनली वो इससे हारने वाला है। तो उस लड़के से कहता है मैंने यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज कर लिया और सिर्फ तुम्हें यहाँ पर रोक ही पाया हूँ। चलो ठीक है, मैं यहाँ पर अपनी हार मानता हूँ क्योंकि मेरी बॉडी अब काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी है। सामने वाला लड़का उसे कहता है तुम तो काफी ज्यादा अच्छे हो, यहाँ तक कि तुमने मुझे भी जख्मी कर दिया। कहता है कि मुझे भी काफी सारी ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर मैं एक 8th लेवल के बंदे से जख्मी हो सकता हूँ इसका मतलब यह है कि मैं भी काफी ज्यादा कमजोर हूँ। हानमैन से कहता है अगली बार जब हम दोनों में स्पार मैच होगा तो अगली बार मैं इतना ज्यादा इजी नहीं आऊंगा, मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ से अटैक करूंगा। और फिर साथ ही वो लड़का वहाँ से चला जाता है और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 7 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? डार्क स्पिरिट के एपिसोड 08 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हानमैन एक लड़के के साथ स्पार मैच करता है और उस स्पार मैच में वो अपनी हार मान लेता है। वो लड़का भी उसे कहता है तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ये भी यहाँ पर अपनी काफी सारी कमियों के बारे में पता चला है। फिर वो उसे वार्निंग देते हुए चला जाता है और कहता है अगली बार जब हम दोनों में स्पार मैच होगा अगली बार मैं अपनी फुल पावर को रिलीज करूंगा। उस लड़के के वहाँ से चले जाने के बाद हानमैन लिन फेंग से कहता है अगर मैं सच कहूँ तो यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं और मेरी हालत अंदर से काफी ज्यादा खराब है। लिन फेंग कहता है अगर वहाँ पर मैंने अपने हाथों को सामने नहीं किया होता जब उसने मुझे पहला पंच मारा था तो उसी वक्त उसने मेरा सर उड़ा देना था। मेरे अनइंटेंशनल एक्शंस ने मेरी जान बचा ली। लिन फेंग उसे कहता है तो ब्रदर हानमैन तुम्हारे वुंड्स कैसे हैं, क्या तुम्हारे जख्म ठीक है या नहीं? हानमैन वहीं पर बैठ जाता है मेडिएट करने के लिए। उसकी बॉडी से काफी सारी एनर्जी निकल रही होती है लेकिन लिन फेंग उसकी तरफ देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो वहाँ पर बैठकर मेडिएट कर रहा होता है। लिन फेंग कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो अपनी अलाइनमेंट स्टेज पर पहुंच चुका है। जिंग जुन भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उसने पहले कभी किसी को अलाइनमेंट मूड में नहीं देखा होता। वो उसे कहती है ये यहाँ पर कर क्या रहा है? लिन फेंग उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हानमैन इस वक्त वहाँ पर बैठकर अपने आप को सेल्फ हील कर रहा है। वो वहाँ पर मेडिटेट कर रहा है। मेडिटेशन करने के बाद जब उसकी ये कंप्लीट हो जाएगी उसकी स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और यहीं पर हमें मेडिटेशन के बारे में बताया जाता है जब एक कल्टीवेटर एनलाइटमेंट की स्टेज पर पहुंचता है तो ये वाला स्टेप बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है क्योंकि अगर आप एक बार लाइनमेंट स्टेज में चले जाते हैं और उसके बाद जब आपकी लाइनमेंट स्टेज ओवर होती है तो आपके पास जितनी कल्टीवेशन होती है उसकी क्वालिटी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ती है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि जब तक आप अलाइनमेंट स्टेज में होते हैं तब तक कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे क्योंकि अगर आप इस दौरान डिस्टर्ब हो गए अपने अपनी अलाइनमेंट स्टेज को दरमियान में ही छोड़ दिया तो आप मर भी सकते हैं। लिन फेंग वहाँ पर बैठे बैठे हानमैन की तरफ देखकर सोच रहा होता है बहुत सारे कल्टीवेटर्स ऐसे हैं जो कि इस दिन का सपना देखते हैं कि वो कभी अलाइनमेंट स्टेज में जा सकें। लेकिन हानमैन यहाँ पर सिर्फ एक ही फाइट के बाद अपनी अलाइनमेंट स्टेज में चला गया है। ये तो बहुत ज्यादा लकी है। तो सोचा भी नहीं था कि ये मुझसे पहले अलाइनमेंट स्टेज में चला जाएगा। लिन फेंग कहता है यहाँ पर स्टॉर्मिंग कोर्ट एरिया में आने का मकसद हानमैन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने का नहीं था। मैं यहाँ पर वापस इसलिए आया हूँ ताकि मैं भी यहाँ पर किसी के साथ फाइट करके कुछ नए स्किल्स को सीख सकूं। उसी वक्त लिन फेंग को कुछ महसूस होता है जैसे कि यहाँ पर कोई है और जहाँ पर कोई अटैक करने वाला है। वो जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कौन है यहाँ पर? जैसे दूसरी तरफ देखता है उसी वक्त पीछे से एक फायरबॉल उड़ता हुआ आता है और वो सीधा हानमैन की पीठ पर लगता है। हानमैन की अलाइनमेंट की स्टेज वहीं पर डिस्टर्ब हो जाती है। उसके मुंह से ब्लड निकलता है और वो जख्मी होकर गिर जाता है। फेंग जल्दी से आगे बढ़ता है और हानमैन को सहारा देते हुए कहता है कौन है यहाँ पर? किस कमीने ने ये सब कुछ किया है? तो भी हो तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, तुमने इसके ऊपर बैक से अटैक किया। यहाँ पर पीछे एक लड़का खड़ा होता है जिसके पास फायर स्पिरिट होती है। वो उनसे कहता है क्योंकि तुम मेरी नजरों में बहुत ज्यादा चुभ रहे थे इसलिए मैंने तुम्हारे पर अटैक कर दिया। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने यहाँ पर कुछ गलत किया है? अगर गलत किया है तो आप मुझसे बदला लो। हम लोग इस वक्त स्टॉर्मिंग कोर्ट एरिया में है जहाँ पर कोई भी कहीं पर से भी किसी पर भी अटैक कर सकता है। लिन फेंग उसे कहता है हाँ ये बात ठीक है कि यहाँ पर कोई किसी पर किसी जगह से भी अटैक कर सकता है कि तुमने यहाँ पर बहुत ज्यादा गलत किया है, तुम्हें इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। हानमैन लिन फेंग से कहता है मुझे इस लड़के के साथ फाइट करने दो। लिन फेंग उसे कहता है लेकिन तुम इससे फाइट कैसे कर सकते हो, तुम इस वक्त बहुत ज्यादा जख्मी हो। तो वो लड़का भी आगे से हानमैन से कहता है अगर तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो तो क्यों ना हम लोग लाइफ एंड डेथ अरीना में जाकर फाइट करें। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर फाइट करने से कोई मजा आएगा। हानमैन उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है चलो ठीक है, अगर तुम लाइफ एंड डेथ अरीना में फाइट करना चाहते हो हम लोग लाइफ एंड डेथ अरीना में फाइट करेंगे।
देंगे। लिन फेंग उसे कहता है क्या तुम वाकई में इस बारे में श्योर हो कि तुम लाइफ एंड डेथ अरीना में इस लड़के से फाइट करना चाहते हो? हान मैन उसे कहता है ब्रदर मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बहुत ज्यादा फिक्र है, लेकिन मुझे इस मसले को खुद ही निपटाना पड़ेगा क्योंकि इसने मेरे पर अटैक किया है। लेकिन अगर मैं इससे फाइट करते हुए मर जाता हूँ तो प्लीज इस लड़के से मेरा बदला जरूर लेना। नेक्स्ट सीन हमें लाइफ एंड डेथ अरीना का दिखाया जाता है। तो लाइफ एंड डेथ अरीना बस टॉमी गॉर्च एरिया के सेंटर में एक बहुत बड़ा एरिना सेंटर है जहाँ पर सभी लोग एरिना में मैच देखने के लिए आते हैं। स्पेशल एरिना जहाँ पर लाइफ एंड डेथ मैचेस खेले जाते हैं, यानी कि अगर आप एक बार इस एरिना में एंटर हो गए तो वहाँ से एक के मरने के बाद ही आप उतर सकते हैं। वहाँ पर जितने लोग पहले से मौजूद होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं लगता है कि यहाँ पर फिर से कोई लाइफ एंड डेथ चैलेंज खेलने वाला है, चलो देखने में मजा आएगा किस बार कौन जीतेगा। वो लड़का पहले से एरिना में चला जाता है और वो हान मैन से कहता है एक बार तुम इस एरिना में आ गए तो उसके बाद हम दोनों में से एक के मरने के बाद ही हम लोग यहाँ से नीचे उतर सकते हैं, तो इसलिए सोच समझ कर ऊपर आना। लिन फेंग हान मैन से कहता है तुम्हें इससे फाइट करने में बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। हान मैन उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इस कमीने को अच्छा सबक सिखाऊंगा। फिर हान मैन भी एरिना में चला जाता है, दोनों ही अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं। तो इस लड़की का नाम जियांग हुआ होता है। वो हान मैन से कहता है तो मरने से पहले इस नाम को याद रखना, यहाँ पर तुम्हें जिस लड़के ने मारा है उसका नाम जियांग हुआ है। जबकि हान मैन उसे कहता है तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मारने वाले हो, इनमें सपने देखना छोड़ दो। और जियांग हुआ जल्दी से अपनी फायर पावर के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। कि हमारा हान मैन इस बात से हैरान होता है कि आखिर इस लड़के को मेरे नाम के बारे में कैसे पता चला, लगता है कि ये यहाँ पर स्पेशली मुझे टारगेट कर रहा है। जियांग हुआ हान मैन के ऊपर पंच मारता है, लेकिन हान मैन जल्दी से जंप करते हुए साइड पर हट जाता है और उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। फिर साथ ही वो अपनी अर्थ स्पिरिट को एक्टिवेट करते हुए अपने हाथ में अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। उसे कहता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपने माउंटेन स्प्लिटिंग फेस का कमाल। जबकि जियांग हुआ भी सामने से अपने हाथ को यूज करते हुए उसके पंच को वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है, क्योंकि हान मैन पहले से काफी ज्यादा जख्मी है, इसी वजह से उसके पंचेस में इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। जियांग हुआ कहता है ये लड़का तो अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हालांकि ये इतना जख्मी है। उसी वक्त जियांग हुआ ग्राउंड के ऊपर से कुछ मिट्टी को उठाता है, वो मिट्टी उठाकर उसकी आंखों में डाल देता है ताकि वो देख ना सके। हान मैन चिल्लाकर उसे कहता है कमीने कहीं के, ये कौन सी फाइटिंग स्टाइल है, तुमने यहाँ पर चीटिंग की है। हान मैन को क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा था, उसी वक्त जियांग हुआ जल्दी से घूमता हुआ उसके पीछे वाली साइड पर चला जाता है और अपने पंच में अपनी फायर स्पिरिट को रिलीज करते हुए उसकी कमर पर एक जबरदस्त पंच मारता है। इससे हान मैन सामने की तरफ गिर जाता है और खांसना शुरू कर देता है। जियांग हुआ उसे कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हारी बस हो गई? कि हमारा लिन फेंग और जिंग जुन दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। हान मैन के नीचे गिरने के बाद जियांग हुआ अपने दोनों हाथों पर अपनी फायर स्पिरिट को रिलीज करते हुए उससे कहता है चलो देखते हैं कि अब तुम इस अटैक से कैसे बचते हो, और अपने दोनों हाथों के साथ उसकी कमर के ऊपर जबरदस्त पंचेस मारना शुरू करता है। हंसते हुए उससे कहता है तो तुम्हें अब कैसा महसूस हो रहा है, तुम्हारी बॉडी के ऊपर मैं अपने फायर बॉल से अटैक कर रहा हूँ। लिन फेंग जल्दी से आगे बढ़ता है और कहता है ये क्या बकवास है, यहाँ पर उस लड़के ने चीटिंग की है, इस फाइट को जल्दी से रोको। कि उसी वक्त एक लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है नहीं तुम इससे आगे नहीं बढ़ सकते, ये लाइफ एंड डेथ अरीना है, यहाँ पर इन दोनों में से एक के मरने के बाद ही मैच एंड हो सकता है, यहाँ पर कोई भी किसी की हेल्प नहीं कर सकता। लिन फेंग उसे कहता है तुम कौन हो और तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? जिंग जुन लिन फेंग से कहती है इसका नाम जिंग हाओ है, ये जिंग फेंग का बड़ा भाई है। लिन फेंग भी उसका नाम सुनने के बाद काफी हैरान होता है, क्योंकि जिन फेंग वही लड़का है जिसको लिन फेंग ने मार दिया था। जिंग हाओ एरिना की सीढ़ियों पर खड़ा होता है, लिन फेंग से कहता है उस लड़के की मदद करने की तो सोचना भी मत, अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। लिन फेंग उसे कहता है तो तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मारने के लायक हो, चलो देखते हैं कि तुम मुझे यहाँ पर रोक भी पाते हो या नहीं। और वो अपनी शैडो फ्लीटिंग टेक्निक को यूज करते हुए उसके सामने से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ जियांग हुआ जैसे ही अपने पंच को यूज करते हुए हान मैन के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारने लगता है, उसी वक्त हमारा लिन फेंग वहाँ पर एरिना में पहुंच जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। जियांग हुआ भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ ही वो उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर एरिना में फाइट को स्टॉप करवाने की, तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो, चलो जल्दी से यहाँ से बाहर जाओ। और फिर साथ ही वो यहाँ पर लिन फेंग को ये भी बता देता है ब्रदर जिंग हाओ ने मुझे ऑर्डर्स दिए हैं इस लड़के को मारने के, हान मैन मेरे हाथों से मरेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर मुझे रोकने की? लिन फेंग कहता है तो इसका मतलब जिंग हाओ ने इस लड़के को यहाँ पर भेजा है हान मैन को मारने के लिए, तो लगता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मुझे तो इस लड़के को यहाँ पर रोकना पड़ेगा। जियांग हुआ को पीछे की तरफ धक्का दे देता है। साथ ही वो जिंग हाओ से कहता है जिंग हाओ मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहते हो, लेकिन अगर तुम वाकई में अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहते हो तो फिर तुम्हें मुझे मारना चाहिए, ना कि हान मैन को, क्योंकि हान मैन और इसके साथियों ने वहाँ पर कुछ भी नहीं किया था, मेरे छोटे भाई को मैंने मारा था, इसलिए मेरे दोस्तों को छोड़ो और मुझसे आकर बदला लो। जिंग हाओ कहता है तभी तो मैं भी इस बारे में सोच रहा था कि ये बात बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है, हान मैन मेरे भाई को कैसे हरा सकता है जबकि मेरा भाई 8th की लेयर पर था। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया कि तुमने यहाँ पर खुद मेरे सामने आकर इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि तुमने मेरे भाई को मारा है। साथ ही वो जियांग हुआ से कहता है जियांग हुआ चलो जल्दी से नीचे उतर जाओ, अब यहाँ पर मैं इस लड़के से फाइट करने वाला हूँ। जियांग
जियांग हुआ उससे कहता है चलो ठीक है। लिन फेंग हानमैन को उठाता है और उसे अरीना से बाहर लेकर जाने वाला होता है। हानमैन लिन फेंग से कहता है क्या तुम वाकई में ये सब कुछ करने वाली हो? लिन फेंग उसे कहता है तुम्हें इस सब के बारे में सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहले बाहर जाओ और जाकर मेडिटेट करो ताकि तुम अपने आप को सेल्फ हील कर सको, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। वो दोनों एरिना से नीचे की तरफ उतर रहे होते हैं, जबकि उसी वक्त जियांग हुआ अपनी फायर स्पिरिट को रिलीज करता है और कहता है सॉरी ब्रदर जिंग हुआ, मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया है, अब इस लड़के को मैं खुद ही सजा दूंगा कि हम दोनों यहाँ पर लाइफ एंड डेथ एरिना में फाइट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारी बात मानकर इस मैच को यहाँ पर एंड करना चाहिए। और वो पीछे वाली साइड से अपनी फायर स्पिरिट के साथ उनके ऊपर अटैक कर देता है। वो एक फायर बॉल को रिलीज करता है, सीधा लिन फेंग और हानमैन की तरफ जा रहा होता है। उसी वक्त लिन फेंग पीछे की तरफ घूमता है और उसे फायर बॉल आता हुआ दिखाई देता है। वो जियांग हुआ से कहता है लगता है कि तुम यहाँ पर में मरना चाहती हो, पहले तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला था लेकिन अब तुम नहीं बचोगे। वो फिर से अपनी फ्लीटिंग शैडो टेक्निक को यूज करते हुए फायर बॉल के सामने से गायब हो जाता है। हानमैन को दूसरी तरफ छोड़ने के बाद वो बड़ी स्पीड से वहाँ पर अरीना के सेंटर में आता है, अपनी रोरिंग थंडर टेक्निक को यूज करते हुए जियांग हुआ के ऊपर अटैक करता है। जियांग हुआ वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। वो अपने आसपास देखता है और कहता है कौन है यहाँ पर, किसने रोरिंग थंडर टेक्निक को यूज किया है। उसी वक्त तुम्हारा लिन फेंग उसके पीछे खड़ा होता है। लिन फेंग उसे कहता है तुम्हारा नाम जियांग हुआ है, ऐसी बात है ना? जियांग हुआ उसे कहता हाँ मेरा नाम जियांग हुआ है। लिन फेंग उसे कहता है कि तुम्हारा नाम जियांग हुआ है और तुम जिंग फैमिली के सिर्फ एक कुत्ते हो, फिर भी तुम यहाँ पर इतने ज्यादा एरोगेंटली बिहेव कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि हानमैन को मारने के बाद तुम जिंग फैमिली का हिस्सा बन जाओगे। जिंग हाओ तो यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें यहाँ पर मारूंगा। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 8 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? डार्क स्पिरिट के एपिसोड 9 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जियांग हुआ हानमैन को लाइफ एंड डेथ अरीना में फाइट करने का चैलेंज करता है, लेकिन हानमैन क्योंकि पहले से जख्मी होता है और उन लोगों का ये प्लान होता है कि हानमैन को मारना है, क्योंकि ये सारे का सारा प्लान जिंग हाओ का होता है जिसके छोटे भाई को लिन फेंग ने मार डाला था। तो लिन फेंग फाइट के दरमियान में इंटर होता है और जाकर अपने दोस्त हानमैन को उनसे बचा लेता है, लेकिन उनको बचाकर जैसे वहाँ से जा रहा होता है जियांग हुआ उसके ऊपर पीछे से अटैक करता है। तो लिन फेंग बड़ी स्पीड के साथ अपने शैडो फ्लीटिंग टेक्निक को यूज करते हुए हानमैन को दूर छोड़ाता है और फिर से अरीना में चला जाता है और अपने रोरिंग थंडर स्किल को यूज करते हुए जियांग हुआ के ऊपर अटैक करता है। जियांग हुआ भी इस बात से बहुत सा हैरान हो जाता है कि अब यहाँ पर कौन है जो उसके ऊपर रोरिंग थंडर टेक्निक के साथ अटैक कर रहा है। जब वो पीछे देखता है तो उसके पीछे लिन फेंग खड़ा होता है। लिन फेंग उससे कहता है तुम्हारा नाम जियांग हुआ है और तुम जिंग हाओ के सिर्फ एक लैप डॉग हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम इतनी एरोगेंटली बिहेव कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मारना चाहूँ तो तुम्हारा जिंग हू तुम्हें बचा पाएगा। जियांग हाओ भी इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी फायर पावर को रिलीज करते हुए सामने की तरफ बहुत सारे फायर बॉल्स को रिलीज करता है। इस स्पेशल टेक्निक का नाम इन्फिनिट फायर बॉल टेक्निक होता है। वो सामने की तरफ बहुत सारे फायर बॉल्स को रिलीज करता है, वहाँ पर बहुत ज्यादा धमाके होते हैं, जबकि हमारा लिन फेंग वहीं पर उन सारे फायर बॉल्स के सेंटर में खड़ा होता है। जब वहाँ से धुआं हटता है तो हमारा लिन फेंग वहाँ पर हंसता हंसता खड़ा होता है। उससे कहता है क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? जियांग हुआ बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि ये वाला अटैक उसका फाइनल अटैक था और देखने वाले भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं लिन फेंग ये तो सिर्फ एक कचरा था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जियांग हुआ ने अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज कर दिया और इसके ऊपर मल्टीपल फायर बॉल्स के साथ अटैक किया, लेकिन फिर भी ये लड़का सही सलामत वहाँ पर खड़ा है। जियांग हुआ इसको नहीं हरा पाया। तो लिन फेंग उस धुएं में से निकलने के बाद जियांग हुआ से कहता है तो ठीक है अब तुम्हारा वक्त आ चुका है, अब तुम्हें मरना होगा। वो आगे बढ़ने लगता है। उसी वक्त जिंग हुआ उसके सेंटर में आ जाता है और उसे कहता है तुम्हें इस बारे में नहीं बोलना चाहिए कि मैं भी यहाँ पर हूँ, जियांग हुआ मेरा आदमी है, ये मेरे लिए काम कर रहा है। लिन फेंग उसे कहता है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है? ये मत कहना कि तुम यहाँ पर इस बेकार और कचरे को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि इसको बचा लोगे। जिंग हाओ से कहता है क्या तुमने मेरी बात को सुना नहीं? मैंने कहा कि ये मेरा आदमी है और अगर तुम्हें मेरे किसी आदमी को मारना है तो सबसे पहले तुम्हें मुझे पार करना होगा। साथ ही वो भी अपनी फायर पावर को रिलीज करता है और कहता है तुम्हें पहले मेरी परमिशन की जरूरत पड़ेगी। लिन फेंग जल्दी से अपनी रोरिंग थंडर टेक्निक को रिलीज करता है और उससे कहता है मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। रही बात जियांग हुआ की, तो ये तो आज मरने वाला है, इसको मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। साथ ही वो दोनों अपनी पावर्स को वहाँ पर टकराते हैं। एक तरफ से हमारा लिन फेंग अपनी थंडर रोरिंग टेक्निक को सामने की तरफ रिलीज करते हुए स्ट्राइक लगाता है, जबकि दूसरी तरफ से जिंग हुआ अपनी फायर टेक्निक को रिलीज करता है। हालांकि हमारे लिन फेंग का लेवल उससे एक लेवल कम है, लेकिन फिर भी इन दोनों की स्ट्रेंथ एक जितनी होती है। ऊपर से लिन फेंग जिस स्पेशल रोरिंग थंडर टेक्निक को यूज कर रहा है ये जिंग फैमिली की टेक्निक है। जिंग हुआ कहता है ये हमारी रोरिंग थंडर टेक्निक को मुझसे भी बेहतर तौर पर यूज कर रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये टेक्निक तो सिर्फ हमारी जिंग फैमिली की टेक्निक है। इस बात से वो काफी गुस्सा होता है और
और वो लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है कमीने कहीं गए, तुमने मेरे भाई को मारकर उससे उसकी स्पेशल टेक्निक को भी चोरी कर लिया। तुम इस लायक नहीं हो कि तुम हमारी फैमिली की रोरिंग थंडर टेक्निक को यूज कर सको। क्योंकि लिन फेंग फिर से अपनी उसी रोरिंग थंडर टेक्निक के साथ उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे पीछे की तरफ झटक देता है और साथ ही उसे कहता है अगर मैं स्ट्रॉन्ग हूँ तो मैं यहाँ पर कुछ भी टेक्निक को यूज कर सकता हूँ, चाहे वो किसी की भी फैमिली टेक्निक क्यों ना हो। और वो फिर से अपनी रोरिंग थंडर टेक्निक के साथ ही जिंग हुआ के ऊपर अटैक करता है तो जिंग हुआ जल्दी से पीछे की तरफ हट जाता है। पीछे हटने के बाद वो इसी बारे में सोच रहा होता है कि ये हमारी फैमिली की थंडर रोरिंग टेक्निक को बहुत ही अच्छे से यूज कर रहा है। हालांकि ये वाली टेक्निक थंडर नेचर की है और ये थंडर नेचर को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब ये लड़का एक जीनियस है। देखने वाले भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या तुम लोगों ने देखा कि ये कचरा बेहतर से बेहतर होता जा रहा है, इसकी टेक्निक्स पहले से काफी ज्यादा बेहतर है और ऊपर से एक 9th लेवल के लड़के से फाइट कर रहा है। अब तो ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि इन दोनों में से कौन इस फाइट को जीतेगा। लिन फेंग ने जब जिंग हुआ के ऊपर अटैक किया था तो जिंग हुआ पीछे की तरफ हट गया था कि उसी वक्त जियांग हुआ लिन फेंग की साइड पर खड़ा होता है। तो लिन फेंग अपनी रोरिंग थंडर टेक्निक को रिलीज करते हुए अपने हाथ को जियांग हुआ की तरफ करता है और उससे कहता है जिंग हुआ अब बस बहुत हुआ, गेम ओवर। क्योंकि जिंग हुआ चिल्लाकर उसे कहता है अगर तुमने इसको मारा तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करके मारने वाला हूँ, इसलिए इसको मत मारना। लिन फेंग उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर कोई मजाक हो रहा है? तुम्हारे भाई ने भी मरने से पहले मुझसे यही कहा था कि वो मुझे टॉर्चर करके मारेगा। जबकि जियांग हुआ चिल्लाकर उसे कहता है जिंग हुआ प्लीज मुझे बचाओ। साथ ही माना लिन फेंग अपनी रोरिंग थंडर टेक्निक को रिलीज कर देता है और जियांग हुआ के ऊपर अटैक करता है और लिन फेंग के सिर्फ एक ही अटैक के साथ ही वो जियांग हुआ को मार देता है। जबकि जिंग हुआ इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है कमीने कहीं गए, इतने सारे लोगों के सामने तुमने मेरी बात को नहीं माना और फिर भी तुमने जियांग हुआ को मार डाला, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। लिन फेंग उसे कहता है तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ जियांग हुआ को ही सजा नहीं मिलने वाली बल्कि यहाँ पर सजा तो तुम दोनों को मिलेगी क्योंकि तुम दोनों ने मेरे दोस्त हान मैन के ऊपर अटैक किया है और अब अगली बारी तुम्हारी है, तुम भी यहाँ पर मरने वाले हो। तो जियांग हुआ जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ? मैं अपनी की लेयर के 9th लेवल पर हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, आउटर डिसाइपल्स के 10 मेन डिसाइपल्स में से मैं 6वें नंबर पर हूँ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। लिन फेंग भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है तुम और तुम्हारा भाई तुम दोनों ही बहुत बड़े कमीने हो, इससे पहले तुम दोनों ही इसी तरह की एटीट्यूड की बातें कर रहे हो। जिंग हुआ अपनी रोरिंग थंडर टेक्निक को यूज करते हुए वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी की बनी हुई स्वर्ड्स निकालता है। इसकी फैमिली की स्पेशल टेक्निक है जिसका नाम 10,000 स्वर्ड्स है और वो सारी की सारी स्वर्ड्स के साथ लिन फेंग के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है अब देखते हैं कि तुम इतनी सारी स्वर्ड्स से कैसे खुद को बचा पाते हो। लिन फेंग उसे कहता है तुम्हारी ये तलवारें तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती हैं, लेकिन क्या ये इतनी तेज है कि ये मेरी स्पीड को मैच कर सकती हैं? और लिन फेंग वहीं पर खड़े खड़े अपनी शैडो फ्लीटिंग मूव को यूज करते हुए उन सारी तलवारों को अवॉइड करना स्टार्ट करता है। वो उन सारी तलवारों को अवॉइड करते हुए आगे की तरफ बढ़ता जाता है और जियांग हुआ के करीब पहुंच जाता है। लिन फेंग जियांग हुआ के करीब पहुंचने के बाद उसके मुंह के ऊपर हाथ रखता है और उसे ग्राउंड के ऊपर जोर से पटक देता है और ग्राउंड के ऊपर पटकने के साथ ही जियांग हुआ के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। लिन फेंग उसे कहता है तुम अपने आप को एक जीनियस कहते हो, तुम तो मेरे एक सिंगल ब्लॉक को भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। क्या वाकई में आउटर डिसाइपल्स के नंबर 6 की यही पावर है? जियांग हुआ फिर से उठकर बैठ जाता है और उसे कहता है तुम यहाँ पर अपने पर प्राउड क्यों फील कर रहे हो? तुमने अभी अभी मेरे ऊपर अटैक किया, मुझे सिर्फ टिकल हुआ, तो मुझे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, इसलिए तुम्हें अपने ऊपर ज्यादा प्राउड फील करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारी स्पीड है, तुम्हारी स्पीड किस काम की है? क्या तुम यहाँ पर से सिर्फ भागने के लिए अपनी स्पीड को यूज करते हो? तुम्हारे जैसे कचरे ने किसी न किसी स्पेशल ट्रिक को यूज किया होगा, तुमने किसी चाल को चला होगा, इसलिए तुमने मेरे भाई को मार डाला। लिन फेंग कहता है लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम तो अपने भाई से भी बहुत ज्यादा बुरे हो, मरने से पहले वो कम से कम माफी की भीख तो मांग रहा था, मैंने तो अभी तक अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज भी नहीं किया, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी फुल स्ट्रेंथ। साथ ही लिन फेंग रोरिंग थंडर स्किल की सबसे हाईएस्ट स्किल को यूज करता है जिसका नाम हीवन थंडर स्वर्ड स्किल होता है। जियांग हुआ भी स्किल को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि ये वाला स्किल कितना ज्यादा पावरफुल है। और लिन फेंग अपनी स्पेशल स्किल को रिलीज करने के बाद जियांग हुआ के ऊपर अटैक कर देता है। जियांग हुआ और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है और चिल्लाता हुआ पीछे की तरफ गिर जाता है। लिन फेंग कहता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ, मुझे तो लगा था कि शायद मैं स्किल के साथ तुम्हें मार पाऊंगा। जियांग हुआ उसे कहता है तुम यहाँ पर सिर्फ चोरी किए हुए स्किल्स को ही यूज कर सकते हो क्योंकि तुमने अभी तक अपने किसी भी स्किल को यूज नहीं किया क्योंकि तुम एक कचरे हो। तुम्हें लगता है कि तुम मेरी फैमिली के चोरी किए हुए स्किल्स के साथ मुझे यहाँ पर हरा सकते हो। वो साथ ही फिर से अपने रोरिंग थंडर टेक्निक को रिलीज करते हुए एनर्जी की बनी हुई बहुत सारी तलवारें निकाल लेता है। लिन फेंग उसे कहता है मुझे उस बंदे से बहुत ज्यादा नफरत है जो मुझे कचरा कहता है, मुझे इस लव से भी बहुत ज्यादा नफरत हो गई है। जियांग हुआ उसे कहता है अब मुझे पता चल गया है कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि तुम अकेले मेरे भाई को मार सको। मुझे लगता है कि तुम सभी लोगों ने मिलकर वहाँ पर मेरे छोटे भाई को मारा था और हान मैन भी तुम्हारे साथ है। मैं पहले यहाँ पर तुम्हें मारूंगा और तुम्हें मारने के बाद मैं हान मैन को भी मार डालूंगा क्योंकि उसने तुम्हारे साथ मिलकर मेरे छोटे भाई की जान ली है। साथ ही वो उसे कहता है तुमने कहा कि तुम्हें इस लव
उससे नफरत है कि जब तुम्हें कोई कचरा कहे तो ठीक है मैं तुम्हें बार बार कहूंगा, और वो बार बार उसे कचरा कहना शुरू करता है। लिन फेंग कहता है ये तो बहुत ही बुरी बात है, मैं तुमसे कहा भी कि मुझे ये लफ्ज बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर ये लफ्ज बार बार कह रहे हो, तो लगता है अब तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। और ऊपर से तुमने मेरे दोस्त का नाम ले दिया कि तुम हान मैन के ऊपर अटैक करने वाले हो। यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे दोस्त को नुकसान पहुंचा सके। और वो बड़ी स्पीड के साथ अपनी तलवार को निकालता है और सामने की तरफ आगे गुजर जाता है। और इसी अटैक के साथ ही हमारा लिन फेंग जियांग हुआ के गर्दन काट देता है और उसका सर उड़ता हुआ वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर गिरता है। देखने वाले जो पहले शोर मचा रहे थे वो वहीं पर चुप हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत सा हैरान होते हैं। फेंग ने यहाँ पर एक 9th की लेयर के लड़के को मार दिया है जबकि लिन फेंग का लेवल उससे लो है। जियांग हुआ को मारने के बाद लिन फेंग वहीं पर खड़े होकर उससे कहता है जाओ और जाकर हेल में अपने किए पर पछतावा करो, तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया है वो बहुत ज्यादा बुरा था, हमारे साथ यहाँ पर यही कुछ होने वाला था। तो देखने वाले बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं अभी अभी इस लड़के ने यहाँ पर जो स्पेशल मूव को यूज किया वो बहुत ज्यादा फास्ट था, हम लोग तो इसकी तलवार को मूव करते हुए देख भी नहीं पाए। वाकई में इसने यहाँ पर तलवार को यूज करते हुए जिंगहाओ की गर्दन काटी है। लेकिन ये लड़का जिसने मास्क लगाया हुआ है ये तो सिर्फ एक 8th की लेयर पर है, यानी कि ये एक लेवल 8 का वॉरियर है, फिर ये 9th लेवल के वॉरियर को कैसे हरा सकता है। चलो ये तो अच्छी बात है कि हमें ये बात पता चल गई कि हान मैन के साथ पंगा नहीं लेना क्योंकि हान मैन के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर है। और यहीं पर मास्टर बीलाओ को भी दिखाते हैं, ये वही मास्टर है जो कि स्टार पवेलियन के बाहर खड़े थे जिन्होंने लिन फेंग को अपनी तलवार दी थी। मास्टर बीलाओ वहाँ पर भीड़ में खड़े ये सब कुछ देख रहे होते हैं और काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। मास्टर बीलाओ कहते हैं मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये लड़का इतनी तेजी के साथ ग्रो करेगा, इसने स्टार पवेलियन के अंदर से जो मार्शल आर्ट्स के स्किल लिए थे इसने उनको मास्टर भी कर लिया, ये तो काफी ज्यादा तेज है। तो लिन फेंग को वहाँ पर अपने दोस्त हान मैन की फिक्र होती है, वो अपनी शैडो फ्लीटिंग स्किल को यूज करते हुए वहाँ से गायब हो जाता है और किसी को भी दिखाई नहीं देता। वो देखने वाले और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तो वो मास्क वाला लड़का तो यहाँ से गायब हो गया। मास्टर बीला उसको जाते हुए देखकर कहते हैं हालांकि इस लड़के ने जो दोनों स्किल्स लिए थे उन दोनों स्किल्स को भी हाई लेवल तक पहुंचना बाकी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर शैडो फ्लीटिंग स्किल को यूज कर रहा है और साथ ही इसने यहाँ पर ड्रॉसवर्ड मेथड को भी यूज किया है। इसका मतलब यह है कि इन दोनों स्किल्स को सीखने में काफी हद तक कामयाब रहा है। लगता है कि मेरी नजर ने धोखा नहीं दिया, मैंने जिस लड़के को अपनी तलवार दी है वो वाकई में एक जीनियस है। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 9 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। डार्क स्पिरिट की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिन फेंग वहाँ पर अपने दोस्त हान मैन का बदला ले लेता है, वो उन दोनों को मार देता है। जियांग हुआ और जिंग हुआ उन दोनों को वहाँ पर मारने के बाद वहाँ से जल्दी से अपनी शैडो फ्लीटिंग मूव को यूज करते हुए गायब हो जाता है क्योंकि लिन फेंग वहाँ से जल्दी से अपने दोस्त हान मैन के पास आना चाहता है। इस एपिसोड की शुरुआत में जुनहाई सेक्टर के आउटर सेक्टर डिसाइपल्स के क्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है। लिन फेंग भागता हुआ हान मैन के रूम के बाहर आता है, वो अंदर देखता है तो वो बिस्तर पर लेटा होता है जबकि जियांग जुन भी उसके पास ही बैठी होती है। लिन फेंग भागता हुआ वहाँ पर आता है, जिंग जुन से कहता है ये कैसा है, वो उसे कहती है ये फिलहाल तो ठीक है लेकिन इसकी हालत काफी ज्यादा खराब है, और साथ ही वो रोना शुरू कर देती है। लिन फेंग भागता हुआ उसके पास आता है और उसको हिला हिला कर कहता हान मैन जल्दी से उठो, क्या तुम ठीक हो। हान मैन उसे कहता हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुमने उन दोनों को हरा दिया, मुझे लगता है कि तुमने उन दोनों को हरा दिया होगा। लिन फेंग उसे कहता हाँ मैंने उन दोनों को हरा दिया है, सिर्फ हराया नहीं बल्कि मैंने उन दोनों को मार भी दिया। चलो अब जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ, तुम्हें जल्दी से ठीक होना होगा, तुम इस तरह बिस्तर पर नहीं पड़ सकते। हान मैन उसे कहता है लिन फेंग मेरे दोस्त मुझे लगता है कि मैं तुमसे ये वादा नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, सारे इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं, अब मैं दोबारा नहीं उठ पाऊंगा। जिंग जुन यहाँ पर लिन फेंग को एक्सप्लेन करती है, वो उसे कहती है यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स आए थे, इसको एग्जामिन करने के बाद चले गए कि हान मैन जब मेडिटेट कर रहा था उसी दौरान जियांग हुआ ने उसके ऊपर अपनी फायर पावर से अटैक किया था। मेडिटेशन के दौरान इसको इंटरप्ट किया जिसकी वजह से इसके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि इसके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज होने की वजह से कोई भी मेडिसिन इसके ऊपर काम नहीं करेगी, हम इसको हील नहीं कर सकते और इसके पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, ये कुछ दिन के बाद मर जाएगा। साथ ही जिंग जुन रोना शुरू कर देती है। लिन फेंग उसे कहता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैं इसके लिए कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढूंगा। और उस दिन मैंने वहाँ पर जिंग फेंग को नहीं मारा होता तो ये सब कुछ नहीं होता, जिंग हुआ उससे बदला लेने के लिए नहीं आता। लिन फेंग कहता है हमारा जुनहाई सेक्टर काफी ज्यादा बड़ा सेक्टर है, मुझे लगता है कि हमारे सेक्टर में कोई ना कोई ऐसा मेथड तो होगा कि मदद से हम लोग इसकी जान बचा सके। वहीं पर कुछ देर सोचने के बाद लिन फेंग कहता है मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है, मुझे प्रेसिपाइस ऑफ द एबिस के ट्रायल को देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगर मैंने प्रेसिपाइस ऑफ द एबिस के ट्रायल को पास कर लिया तो उसके बाद वहाँ पर से मुझे जो इनाम मिलेगा उसमें मैं कुछ ऐसी मेडिसिन की डिमांड कर सकता हूँ जिनकी मदद से हम लोग हान मैन की जान बचा सकते हैं। लिन फेंग जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ जाता और कहता है यहाँ पर जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है क्योंकि मैंने जिंग फेंग को मारा था और उसके बाद से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ। गलती के साथ उन्होंने हान मैन के ऊपर अटैक कर दिया जबकि हान मैन ने वहाँ पर कुछ भी नहीं किया था। फिर मैं यहाँ
पर हान मैन की जान नहीं बचा पाया तो मैं सारी जिंदगी जी नहीं पाऊंगा। ये अफसोस मुझे नहीं जाएगा कि मैंने हान मैन की जान नहीं बचाई और मेरी वजह से इसकी जान चली गई। लिन फेंग चलता हुआ दरवाजे के पास चला जाता है और वहाँ पास जाने के बाद वो हान मैन से कहता है, हान मैन मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं प्रेसिपिस ऑफ द एबिस के टेस्ट को पास कर पाऊंगा? हान मैन उसे कहता है, लिन फेंग तब से तुम मुझसे मिले हो तब से तुमने मुझे बहुत कुछ ऐसा दिखाया है जिसके ऊपर पहले मैं यकीन नहीं करता था। मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है, तुम सब कुछ कर सकते हो तो भी तुम करना चाहो, इसलिए मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है कि तुम एबिस के उस ट्रायल को पार कर लोगे। लिन फेंग उसे कहता है, चलो ठीक है, इतना काफी है, बहुत ही जल्दी ट्रायल को पास करने के बाद तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आऊंगा, तब तक जिंदा रहने की कोशिश करना, मरना मत। और वो दोनों को बाय बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। तो नेक्स्ट सीन हमारा प्रेसिपिस ऑफ द एबिस का दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर पहाड़ों के अंदर एक पैलेस है। इसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर यूनाई सेक्टर में सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा मिस्टीरियस जगह यही है। हालांकि इसको एक ट्रायल के तौर पर रखा गया है, यहाँ पर आकर लोग ट्रायल देते हैं। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पर आने से डरते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई भी इस ट्रायल को पास करेगा तो उसे एक इनाम दिया जाएगा जो कि काफी ज्यादा ग्रेट हो सकता है, या फिर आप अपनी एक ख्वाहिश को पूरा करवा सकते हैं। इस सेक्टर के एल्डर जो कि यहाँ पर होंगे वो आपकी इस ख्वाहिश को पूरा करेंगे, लेकिन आज तक जो भी यहाँ पर अंदर गया है वो कभी भी जिंदा बाहर नहीं आ पाया। लिन फेंग उस पैलेस के दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और जाकर कहता है, मैं लिन फेंग यहाँ पर इस सेक्टर ट्रायल के लिए आया हूँ। मैं यूनाई सेक्टर का एक आउटर डिसाइपल हूँ और यहाँ पर प्रेसिपिस ऑफ द एबिस के ट्रायल को देने के लिए आया हूँ। तो उसके ये कहते ही दरवाजा खुल जाता है। हमने से उसे एक एल्डर की आवाज आती है। एल्डर उसे कहते हैं, चलो जल्दी से सीढ़ियाँ उतरते हुए अंदर आ जाओ, तुम्हें ट्रायल रूम तक ले चलता हूँ। लिन फेंग कहता है, मुझे तो लगा था कि दरवाजा खुलते ही मेरा ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा, लगता है कि टेस्ट वाली जगह कहीं और पर है, मुझे तो इस आवाज को फॉलो करना होगा कि ये आवाज किसकी आ रही है। चाहे जो भी हो मुझे इस टेस्ट को तो पास करना ही होगा ताकि मैं हान मैन की जान बचा सकूं। लिन फेंग उस मास्टर से कहता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ, और वो वहाँ से उस गुफा के अंदर चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। तो लिन फेंग उस गुफा में चलता हुआ काफी आगे तक जाता है। तो वो गुफा काफी ज्यादा लंबी होती है। लिन फेंग कहता है, बाहर से ये एक पैलेस की तरह है लेकिन अंदर तो एक गुफा है। वहीं पर अंदर से उसे काफी सारा प्रेशर महसूस होता है। लिन फेंग कहता है, लगता है यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल मास्टर है। और वहीं पर लास्ट पे एक रूम होता है। लिन फेंग कहता है, मुझे लगता है कि वो मास्टर जिसकी आवाज थी वो यहीं पर इसी रूम में होगा। जैसे वो वहाँ पर उस दरवाजे को पार करके अंदर होता है तो वो मास्टर उसे कहते हैं, तुम्हारा नाम लिन फेंग है तो तुम एक आउटर डिसाइपल हो, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, तुम तो अपनी की लेयर के 8th लेवल पर हो। मैंने तुम्हें यहाँ पर अंदर तो आने दिया, लेकिन अगर तुम टेस्ट देने के लिए जाओगे तो तुम मारे जाओगे। तुम तो सिर्फ एक छोटे से आउटर डिसाइपल हो, अभी तक तो तुम्हारी बॉडी के ऊपर पूरे बाल भी नहीं आए और तुम यहाँ पर इस टेस्ट को देने के लिए चले आए हो। अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है, यहाँ से वापस चले जाओ। प्रेसिपिस ऑफ द एबिस ये कोई खेलने की चीज नहीं है, बहुत ही डेंजरस जगह है। लिन फेंग उनसे कहता है, एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे यहाँ पर इतनी अच्छी एडवाइस दी। मैंने सब कुछ ज़हन में रखा हुआ है, मेरे पास सिर्फ मेरी जान है जो मैं दांव पर लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त को इस वक्त एक मेडिसिन की जरूरत है, वो बहुत ज्यादा जख्मी है। अगर मैंने सेक्टर ट्रायल के टेस्ट को पास नहीं किया मुझे वो मेडिसिन नहीं मिल सकती जिससे मैं अपने दोस्त की जान बचा सकूं, इसलिए मुझे इस टेस्ट को देना ही पड़ेगा। मास्टर भी उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, ये तो बहुत ही रेयर बात है, इतने सालों के बाद यहाँ पर कोई ऐसा आया है जो कि सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए इस टेस्ट को देना चाहता है। मास्टर उससे कहते हैं, तुम्हारी इंटेंशंस तो बहुत ज्यादा अच्छी हैं, अपने दोस्त की जान बचाने के लिए इस ट्रायल टेस्ट को देना चाहती हो, लेकिन यहाँ पर हमारे सेक्टर के कुछ रूल्स हैं, तुम्हें पहले इस टेस्ट को पास करना पड़ेगा। अगर तुम टेस्ट को पास करोगे तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे दोस्त की जान बचाने के लिए तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जिससे तुम्हारे दोस्त की जान बच जाएगी। लेकिन मैं तुम्हें फिर से एक बार इस बारे में आगाह कर देता हूँ कि ये टेस्ट बहुत ज्यादा मुश्किल है, टेस्ट के दौरान तुम अपनी जान भी गंवा सकती हो। क्या तुम वाकई में अपने दोस्त के लिए यहाँ पर अपनी जान गंवाने को तैयार हो? लिन फेंग उनसे कहता है, जी मास्टर मैं तैयार हूँ, मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं सब कुछ के लिए तैयार हूँ। मेरे दोस्त के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और मैं इस गिल्ड में जिंदा नहीं रहना चाहता। अगर मैं यहाँ पर अपने दोस्त की जान नहीं बचा सकता तो फिर मुझे एक मर्द कहलाने का हक नहीं है, मुझे अपने दोस्त की जान हर हाल में बचानी है। तो एल्डर उसकी बात सुनने के बाद कहती है, बच्चे तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो। और वहीं पर उनकी नजर उसकी पीठ पर लगी हुई तलवार पर पड़ती है और वो उस तलवार को पहचान जाती है और कहते हैं, ये तलवार तो बीलाओ की है, लेकिन बीलाओ ने इस लड़के को अपनी तलवार क्यों दी है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीलाओ की भी इसी लड़के के ऊपर नजर है? चलो देखते हैं कि आखिर बीलाओ ने इस लड़के के अंदर ऐसा क्या देखा कि उसने अपनी स्पेशल तलवार इस लड़के को दे दी। और साथ ही एल्डर लिन फेंग से कहते हैं, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे फैसले की कदर करता हूँ और तुम्हारे लिए रास्ते को ओपन कर देता हूँ। तुम्हारा ट्रायल स्टार्ट होने वाला है, इन सीढ़ियों को चढ़ते हुए ऊपर चले जाओ जहाँ पर तुम्हारा टेस्ट होगा और वहाँ पर तुम्हें बताया जाएगा कि टेस्ट कैसे देना है, वहाँ पर लिखा होगा। उम्मीद करता हूँ कि तुम इस टेस्ट को पास करने के बाद जिंदा वापस आओगे। लिन फेंग उनसे कहता है, एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर गाइड करने के लिए और एडवाइस देने के लिए। तो लिन फेंग उनके ऑर्डर सुनने के बाद सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर की तरफ चला जाता है, जबकि मास्टर पीछे सोच रहे होते हैं वाकई में बीलाओ ने इस लड़के को अपने लिए चुना है। बीलाओ की नजर जिस लड़के
के ऊपर है, वो कोई आम सा लड़का तो हो नहीं सकता। चलो देखते हैं कि ये लड़का यहाँ पर क्या करता है। हमारा लिन फेंग सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सामने की तरफ देखता है तो सामने उसे एग्जिट दिखाई देता है। वो इस एग्जिट को पार करता है तो वहाँ पर एक बड़ा सा हाल होता है और उस हाल के इर्द गिर्द 8 बेल्स लगी होती है, बड़ी बड़ी बेल्स होती है। लिन फेंग उस जगह को देखकर काफी हैरान होता है, कहता है ये तो बिल्कुल एक मैजिकल पैलेस की तरह है, बिल्कुल एक फेरी टेल के मैजिकल पैलेस की तरह। वहीं पर दरवाजे के ऊपर लिखा होता है कि तुम्हारा टेस्ट ये है कि तुमने सिर्फ इन बेल्स को बजाना है। लिन फेंग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या बस यही वो टेस्ट है जिसको देने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं? मुझे यहाँ पर सिर्फ इन बेल्स को बजाना है। इन बेल्स को बजाना तो इतना मुश्किल नहीं हो सकता। साथ ही लिन फेंग कहता है चलो जो भी हो मुझे यहाँ पर ट्राई तो करना पड़ेगा। वो यहाँ पर अपनी रोलिंग थंडर टेक्निक को रिलीज करता है और कहता है चलो ट्राई करके देखते हैं। तो सामने एक बेल के ऊपर अटैक करता है। ऐसे ही उसका अटैक उस बेल के साथ टकराता है तो उस बेल के ऊपर टकराने की बजाय उसके करीब पहुंचकर वहीं पर एक वोर्टेक्स बनता है और उस वोर्टेक्स के साथ ही उसका अटैक उस बेल के साथ तो नहीं टकराता बल्कि वहीं से वो रिफ्लेक्ट होकर वापस से उसी की तरफ आ जाता है और इस बार उसकी पावर डबल हो जाती है। लिन फेंग साइड पर होते हुए अपनी अटैक को अवॉइड करता है और कहता है ये तो मेरी अटैक्स को मेरे पर रिफ्लेक्ट कर रही है। तो लिन फेंग ने पहले अपने रोलिंग थंडर स्किल को नहीं बल्कि अपनी 9 हैवी वेव्स टेक्निक को यूज किया था। लिन फेंग कहता है कि मेरी फैमिली टेक्निक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, अब मुझे यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को यूज करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि मैं अपनी रोलिंग थंडर स्किल के साथ इस बेल को चिम कर पाता हूँ या नहीं। साथ ही वो अपनी रोलिंग थंडर टेक्निक को यूज करते हुए अपनी पाम को सामने की तरफ करता है और बहुत सारी तलवारें निकालता है। ऐसा मूव वहाँ पर जिंग हाओ ने यूज किया था। हमारा लिन फेंग भी सेम उसी मूव को यूज करता है। लिन फेंग अपने पास से एनर्जी की बनी हुई 8 तलवारें निकालता है और उन 8 तलवारों को 8 बेल्स के ऊपर अटैक करने के लिए भेजता है ताकि उन सभी को एक ही साथ जिम करवाया जा सके। तो लिन फेंग की एनर्जी की बनी हुई तलवारें जैसी उन बेल्स के करीब पहुंचती हैं, वो बेल्स उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उनको एब्जॉर्ब करने के बाद फिर से उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके वापस से वो लिन फेंग के ऊपर अटैक कर देती हैं। लिन फेंग इस बात से और भी ज्यादा हैरान होता है और कहता है मुझे यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर हो क्या रहा है। मैं मार्शल स्पिरिट के साथ मार्शल आर्ट्स के स्किल को यूज करते हुए अटैक करता हूँ तो ये मेरी पावर्स को 5 गुना बढ़ा देती है। लिन फेंग अपनी शैडो फ्लीडिंग मूव को यूज करते हुए अपने ही वापस आने वाले अटैक को अवॉइड करता है। लिन फेंग कहता है ये टेस्ट तो वाकई में मुश्किल होता जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर इन बेल्स का मसला क्या है, ये मेरे अटैक्स को रिफ्लेक्ट कैसे कर सकती हैं। लिन फेंग कहता है तो मुझे लगता है कि मुझे अब यहाँ पर अपनी डार्क स्पिरिट को यूज करना पड़ेगा। हो सकता है कि डार्क स्पिरिट के साथ अपनी फुल पावर को रिलीज करने पर इन बेल्स को यहाँ पर बजा सकूं और इस टेस्ट को पास कर पाऊं। क्या हमारा लिन फेंग इन बेल्स को बजा पाएगा, ये तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।